नीचे डाइनिंग हॉल। विवान और काव्या पहले से ही वहां मौजूद थे और दक्ष और नव्या का इंतजार कर रहे थे। तभी दक्ष वहां आता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे नव्या भी आ जाती है, जिसने बालों से अपने फेस को थोड़ा कवर किया हुआ था ताकि उसके बाइट्स मार्क्स ना दिखाई दे। साथ ही उसने राउंड नेक का टॉप जिसकी स्लीव्स फुल थी वो पहना हुआ था, क्योंकि दक्ष ने उसके पूरी शरीर पर लव बाइट्स दिए हुए थे। नव्या भी आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। काव्या और विवान दक्ष और नव्या के घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि दक्ष के गले पर भी नव्या के दांतों के निशान थे। वही नव्या के होंठों पर बाइट मार्क्स दिख रहे थे। साथ ही नव्या के गाल एकदम लाल लग रहे थे, क्योंकि दक्ष ने बहुत वाइल्डली उसके साथ बिहेव किया था। विवान दक्ष को देखते हुए अंडरस्को भाई ये आपके गालों पर दांत के निशान कैसे है? विवान का सवाल सुन नव्या अपनी आंखें फाड़े विवान को देखने लगती है। वही दक्ष बिना किसी भाव के कहता है अंडरस्को तुम्हारी भाभी ने काटा है। दक्ष की डायरेक्ट जवाब सुन तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। विवान और काव्या तो नव्या और दक्ष के बड़ी बड़ी आंखें फाड़े घूरने लगते हैं। वही नव्या शर्म से पानी पानी हो रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विवान शरारती अंदाज में दक्ष से कहता है अंडरस्को क्या बात है भाई, आप अपने पर किसी की उंगली बर्दाश्त नहीं करते। वही भाभी ने आपको काटा, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं कहा भाभी को। ग्रेट, इतना कहकर विवान हंसने लगता है। तभी दक्ष डेविल स्माइल करते हुए कहता है अंडरस्को देखो, तुम्हारी भाभी को उन्हें देखकर लगता है कि मैंने बदला नहीं किया होगा। दक्ष की ये बात सुन विवान और काव्या कंफ्यूजन से नव्या को देखने लगते हैं, जो शर्म से और अपना मुंह छुपाकर नीचे कर बैठी थी। कुछ देर बाद विवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो नव्या के कपड़े पहने के ढंग से अब उसे समझ आ गया था कि दक्ष ने उसके साथ क्या किया है। वही थोड़ी ही देर में काव्या को भी समझ आ जाता है। नव्या तो वहां से उठकर अपने कमरे में भाग जाती है। उसके जाते ही विवान जोर जोर से हंसने लगता है। विवान को ऐसे हंस देख दक्ष और काव्या उसे घूरने लगते हैं, जिसे वो चुप हो जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। दक्ष अपना और नव्या का ब्रेकफास्ट लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद विवान काव्या से कहता है अंडरस्को भाई कितने रोमांटिक हैं ना, देखा भाभी से कितना प्यार करते हैं। काव्या विवान को घूरते हुए अंडरस्को हाँ वो तो देखा मैंने, को कितना प्यार करते हैं, देखा नहीं तुमने नव्या कैसे यहाँ से भाग कर गई है। विवान काव्या से कहता है अंडरस्को वो यहाँ से शर्मा के भाग कर गई है। वैसे हम दोनों ने कई घंटे हो गए हैं रोमेंस ही नहीं किया। इतना कहकर विवान आई विंक कर देता है। काव्या अपनी आंखें फाड़े अंडरस्को तुम टॉपिक कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। विवान अपनी चेयर से खड़ा होकर काव्या को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहता है अंडरस्को चलो बेड पर लेटकर आराम से आगे की बात करेंगे। इतना कहकर विवान काव्या के गालों पर किस कर लेता है। वही काव्या विवान के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। दूसरी तरफ दक्ष और नव्या का कमरा। दक्ष अपने हाथों में प्लेट लेकर रूम में पहुंचता है। नव्या कमरे की खिड़की पर टिककर खड़ी थी और बाहर देख रही थी। दक्ष प्लेट टेबल पर रख रूम के गेट बंद कर अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देता है। दक्ष नव्या को पीछे से हक कर उसके कंधे पर अपना चीन रख देता है। नव्या कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो वैसे ही खड़ी रहती है। दक्ष नव्या के गर्दन पर किस करते हुए अंडरस्को क्या हुआ, डाइनिंग टेबल पर से ऐसे यहाँ क्यों आ गई, तुमने कुछ खाया भी नहीं। दक्ष की बात सुन नव्या गुस्से में कहती है अंडरस्को टेंशन मत लो, भले मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, पर इतनी कमजोर नहीं हो जाऊंगी कि तुम मेरे साथ अपनी हवस पूरी ना कर सको। दक्ष को नव्या की इस बात पर बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि नव्या हर बार दक्ष से ऐसे ही बात करने लगी थी। दक्ष नव्या को पलट उसे साइड की वॉल से टीका कर उसकी कमर को कसकर पकड़ कहता है अंडरस्को बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने। हर वक्त तुम्हारे जबान पर एक ही बात रहती है, हवस हवस हवस। प्यार से पेश आता हूँ तुम्हारे साथ बिस्तर पर, अगर अपनी हवस दिखाने पर आया ना तो जो ये तुम्हारी केची जैसी जुबान है ना वो इतनी नहीं चलेगी। नव्या दक्ष को गुस्से में खुद से दूर धकेल कहती है अंडरस्को नहीं रहूंगी, चुप, बहुत रह कि तुमसे दब कर अब और नहीं, और किस प्यार की बात कर रहे हो तुम। इन कहकर नव्या गस में अपना टॉप निकाल कर साइड में फेंक देती है और अपने बाइट मार्क्स जो कि नीले पड़ गए थे वो दिखाते हुए कहती है अंडरस्को इस प्यार की बात कर रहे हो तुम। दक्ष नव्या को बड़े ध्यान से देखने लगता है।
वही नव्या दक्ष के करीब जाकर उसका कॉलर पकड़ कहती है अंडरस्कोर और तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी के भी सामने कुछ भी कह देते हो। क्या जरूरत थी नीचे विवान को ये कहने की कि मैंने तुम्हारे गाल पर काटा है? और उसके बाद इतना कहकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। उसके बाद ये कहते हो कि मैंने बदला भी लिया है। मेरी क्या हालत हो रही थी तुम्हें जरा सा अंदाजा भी है? नहीं, बस जो तुम्हारे मन में आता है वो बोलते चले जाते हो और कहते हो कि मैं प्यार से करता हूँ सब। कहते हुए नव्या हाफने लगती है। नव्या इरिटेट होकर अंडस को क्या हुआ, अब चुप क्यों हो, कुछ बोलोगे? तब नव्या की नज़र दक्ष पर जाती है जो बिना पलके झपका कहीं देख रहा था। नव्या उसकी नज़र को फॉलो करती है और उसकी आंखें हैरानी से एकदम फैल जाती है क्योंकि दक्ष की नज़र नव्या के बॉडी पर थी। नव्या ने गुस्से में अपना टॉप निकाल दिया था जिस वजह से वो अब ऐसी हालत में दक्ष के सामने खड़ी थी। नव्या झट से दक्ष से दूर होने लगती है पर तभी दक्ष उसे कसकर पकड़ बिना अपनी नज़रें हटाए कहता है अंडस को बहुत शिकायत है ना तुम्हें मुझसे कि मैं बेड पर प्यार से वो सब नहीं करता। अब मैं तुम्हें सब प्यार से करके दिखाता हूँ। इतना कहकर दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। नव्या दक्ष के गले पर अपनी बाहें डालकर अंडस को दक्ष छोड़ो, मुझे कुछ नहीं देखना। दक्ष नव्या की बातों को इग्नोर कर उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर चकर तुरंत उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दक्ष नव्या को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था और नव्या लगातार उसके पीठ पर मार उसे छुटने की कोशिश कर रही थी। अब नव्या वापस से वो सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि सुबह ऑलरेडी दक्ष ने उसके साथ बहुत वाइल्डली वो सब किया था। अब नव्या वापस से वो नहीं सह सकती थी। करीब 20 मिनट की लंबी किस के बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ता है। उसके होंठ एकदम लाल हो गए थे। उसके बाद दक्ष अपने होंठ नव्या के नेक पर रख देता है और उसे वहां किस करने लगता है। नव्या लंबी लंबी सांसें लेते हुए अंडस को दक्ष स्टॉप, मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। दक्ष नव्या की सारी बातें अनसुना कर उसमें खोने लगता है। तभी दक्ष का फोन रिंग करने लगता है जिसे दक्ष इग्नोर कर देता है। उसके बाद वापस से फोन रिंग होता है तो ना चाहते हुए भी दक्ष को उठना पड़ता है। दक्ष नव्या को छोड़ अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर नव्या के ऊपर लेते लेते ही कॉल आंसर करता है। कॉल की दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है जिसे दक्ष के एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। दक्ष ऑन कॉल अंडस को कब आए वो इंडिया, जिसके जवाब में सामने से कोई कुछ कहता है और दक्ष सिर्फ हम कहकर कॉल कट कर देता है। दक्ष फोन साइड टेबल पर पटक नव्या को देखता है जो अपनी आंखें बंद कर अभी भी अपनी सांसें कंट्रोल कर रही थी। दक्ष नव्या के गाल पर किसकर उस पर से उठ जाता है। अपने पर किसी का भार हल्का महसूस होते ही नव्या झट से अपनी आंखें खोल देती है। दक्ष अपने कपड़े ठीक कर नव्या से कहता है अंडस को रात में प्यार से कंटिन्यू करूंगा, अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है और नाश्ता टेबल पर है, खा लेना। इतना कहकर दक्ष अपना फोन लेकर एक बार फिर झुककर नव्या की लिप पर हल्की सी किस कर कमरे से बाहर निकल जाता है। नव्या दक्ष को गुस्से में जाते हुए देखने लगती है। नव्या दक्ष को मन ही मन गालियां दे रही थी। दूसरी तरफ दक्ष का ऑफिस। दक्ष और विवान चेयर पर बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे थे। दक्ष सर्द आवाज में अंडस को वो दोनों आ गए वापस। विवान बिना किसी भाव के अंडस को मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है भाई। दक्ष विवान से अंडस को आज रात बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है जिसमें पूरा बिजनेस वर्ल्ड शामिल होने वाला है और वहाँ वो दोनों भी मौजूद होंगे। विवान दक्ष से कहता है अंडस को मैं नहीं जाऊंगा भाई वहाँ पर। दक्ष अपनी चेयर से खड़ा होकर मिरर वॉल से बाहर देखते हुए अंडस को आज मैं चाहता हूँ हम दोनों अपने और अपनी बीवियों के रिश्ते को ऑफिशियल अनाउंस करो। दक्ष की बात सुन विवान कहता है अंडस को भाई पर इसकी क्या जरूरत है। दक्ष वैसे ही अंडस को जरूरत है विवान, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि बिजनेस वर्ल्ड के बादशाहों को उनकी बेगम मिल चुकी है और अब वक्त आ गया है जो हमारा था वो हासिल करने का। अब आमना सामना होगा, सारे पर्दे हटाकर। इतना कहकर दक्ष एक तक अपने सामने का नज़ारा देखने लगता है। विवान दक्ष की बात मानते हुए कहता है अंडस को ठीक है भाई जैसा आप कहे, मैं काव्या और भाभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो लोग शाम को रेडी रहे। इतना कहकर विवान केबिन से निकल जाता है। विवान के जाने के बाद दक्ष की गहरी सोच में डूब जाता है। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आता है जो बिलक बिलक कर अपनी माँ के लिए रो रहा था, पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। एक बंद अंधेरे कमरे में
वो बच्चा अपनी माँ के लिए तड़प रहा था। तभी उस कमरे में एक बच्चा आता है जो उस बच्चे से बड़ा था। बच्चा रोते हुए बच्चे के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे चुप कराने लगता है। ये नज़र याद करते ही दक्ष की आंखें सर्द हो जाती है। दक्ष अपनी सर्द आवाज में अंडस को बहुत तड़पाया है, आप दोनों ने अब तड़पने की बारी आपकी है। दक्ष का विला। नव्या अपने कमरे में बैठे दक्ष के बारे में सोच रही थी। तभी काव्या कमरे में आती है और नव्या को खोए हुए देख कहती है, दक्ष जीजू के बारे में सोच रही है। काव्या की बात सुन नव्या खोए हुए ही हमें अपनी गर्दन हिला देती है, जिसे देख काव्या मुस्कुराते हुए नव्या से कहती है, अंडस को तू दक्ष जीजू से प्यार करने लगी है नव्या। नव्या खोए हुए अंडस को आज रात वो प्यार से करने वाला है। नव्या की बात ना समझते हुए काव्या कहती है, अंडस को क्या करने वाले हैं। इतना कहकर काव्या नव्या की बाजू पकड़ उसे हिलाने लगती है, जिसे नव्या होश में आती है। काव्या नव्या से, अंडस को क्या प्यार से करने वाले हैं जीजू रात में। नव्या काव्या की बात पर सकपकाते हुए कहती है, अंडस को क्या बकवास कर रही है तू। काव्या मुंह बनाते हुए, अंडस को मैं नहीं, तू ही ये सब कह रही थी। वैसे ये छोड़, आज रात तैयार रहना है। विवान का कॉल आया था, एक बिजनेस पार्टी है, वहां जाना है। नव्या हैरानी से, अंडस को वहां हमारा क्या काम। और दक्ष ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। वो सब मैं नहीं जानती, तू शाम को रेडी रहना। अब मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज का कुछ पेंडिंग काम है, वो पूरा करना है। इतना कहकर काव्या कमरे से चली जाती है। काव्या के जाने के बाद नव्या सोच में पड़ जाती है। नव्या खुद से, अंडस को दक्ष हमें क्यों पार्टी ने ले जाना चाहता है, वहाँ हमारा क्या काम। नव्या इसी सोच में डूब जाती है। डॉट 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 रात का वक्त। दक्ष का कमरा। नव्या कमरे में साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी। उसने वाइन कलर की सिमर वाली साड़ी आधी पहनी हुई थी। नव्या इस वक्त अपनी साड़ी की प्लेट्स बना रही थी। तभी कमरे में दक्ष आता है। दक्ष अपने सामने नव्या को सिर्फ ब्लाउज में और आधी साड़ी में देख एक तक उसे देखने लगता है। दक्ष के ऐसे अचानक आ जाने से नव्या झट से पलट जाती है, जिसे देख दक्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। नव्या दक्ष की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसका बैकलेस ब्लाउज की वजह से उसकी पूरी पीठ और कमर साफ साफ नजर आ रही थी। दक्ष नव्या के पास जाकर उसकी कमर पकड़ उसके कंधों पर अपना मुंह रख उसके कान में धीरे से कहता है, अंडस को शर्म का पर्दा हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मैं तुम्हें इसे भी ज्यादा इंटेंस मोमेंट में तुम्हें देख चुका हूँ। इतना कहकर दक्ष नव्या के कान पर बाइट कर लेटा, जिसे नव्या की आह निकल जाती है। दक्ष नव्या को पलट उसे दीवार से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दक्ष अगले ही पल नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उस अपने पूरे पैशन के साथ किस करने लगता है। साथ ही नव्या की आंखें भी बंद हो जाती हैं। दक्ष के हाथ नव्या की कमर से होते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं। दक्ष अपनी हरकत में बिजी था, जिसका एहसास होते ही नव्या झट से अपनी आंखें खोल दक्ष का हाथ पकड़ लेती है। नव्या अपनी आंखें बड़ी कर दक्ष को नामे सिर हिलाने लगती, पर दक्ष अपनी आंखें बंद कर नव्या में खोने लगा था। साथ ही उसके हाथ अपनी मूवमेंट तेज कर देते हैं, जिस नव्या बेचैन होने लगती है। वो खुद को दक्ष से दूर कमरे की कोशिश करने लगती है, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। अब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो दक्ष ना चाहते हुए भी उसके होंठों को छोड़ देता है और अपना माथा नव्या के माथे से टिका कर नव्या को देखने लगता है, जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद नव्या की सांसें जब काबू में होती है तो वो दक्ष को खुद से दूर करते हुए कहती है, अंडस को दक्ष तुम पागल हो क्या, हर वक्त तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता रहता है, छोड़ो मुझे तैयार होना है। पर दक्ष नव्या से दूर ना होकर अपने होंठ उसके गले पर रख वहाँ किस करते हुए कहता है, अंडस को बीवी तुम हो ही इतनी हॉट, जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ उतना ही और तुम्हारे करीब खींचने लगता हूँ। दक्ष का हाथ अभी भी अपनी मूवमेंट कर रहा था, जिस वजह से नव्या मचल रही थी। तभी काव्या गेट नोक करते हुए कहती है, अंडस को नव्या रेडी हो गई तू। काव्या की आवाज़ सुन नव्या दक्ष को धकेलने की कोशिश करते हुए अपने लड़खड़ाती आवाज में कहती है, अंडस को हाँ बस पा 5 मिनट। नव्या की ऐसी आवाज़ सुन काव्या को काफ़ी अजीब लगता है, पर वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। दक्ष नव्या से चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर कहता है, अंडस को 5 मिनट में रेडी हो जाओ, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर दक्ष अपने होंठ नव्या के गाल पर रख वहाँ किसकर बाथरूम में घुस जाता है।
दक्ष के जाने के बाद नव्या लंबी लंबी सांसें लेकर दक्ष को गुस्से में जाते हुए देखने लगती है। नव्या अपने मन में अंडरस्कोर ये इंसान को जब देखो तब यही सब सोचता रहता है। पता नहीं काव्या मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी उस वक्त मेरी आवाज़ सुनकर। उसके बाद नव्या फटाफट अपनी साड़ी ठीक कर रेडी होने लगती है। कुछ ही देर में दक्ष भी बाथरूम से निकल एक नज़र नव्या को देख क्लोसेट रूम में घुस जाता है। नव्या भी दक्ष को इग्नोर कर अपने बाल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद दक्ष 3 पीस सूट पहनकर क्लोसेट रूम से बाहर निकलता है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसने वो बेहद हैंडसम लग रहा था। एक बार को नव्या की नज़रें भी दक्ष पर ठहर गई थी। वो बिना पल के झपका ये दक्ष को देखने लगती है। नव्या को खुद को इस तरह देखते देख दक्ष डेविल स्माइल करते हुए नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। दक्ष को अपनी तरफ आता देख नव्या अपने कदम पीछे लेने लगती है। कुछ ही पलों में नव्या दीवार से लगी खड़ी थी और दक्ष उसके चेहरे के करीब खड़ा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दक्ष नव्या के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है जिसे नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष नव्या के कान के पास जाकर धीरे से कहता है अंडरस्को लुकिंग हॉट माय डियर सेक्सी वाइफी। इतना कहकर दक्ष नव्या के कान पर बाइट कर लेता है। दक्ष का कॉम्प्लीमेंट सुन नव्या के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। दक्ष नव्या के होंठों के करीब जाकर उसके होंठों के किनारों पर किसकर उसका हाथ पकड़ कमरे के बाहर निकल जाता है। नव्या अपनी नज़रें नीचे कर दक्ष के साथ चलने लगती है। 1 घंटे बाद 2 BMW एक बड़े से आलीशान होटल के सामने जाकर रुकती है। पहली कार में से विवान निकलता है। उसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाकर काव्या को भी कार से उतरता है। पूरी मीडिया उन दोनों के फोटोज क्लिक करने लगते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स उन दोनों को कवर कर लेते हैं। विवान काव्या का हाथ पकड़ होटल के अंदर चला जाता है। दूसरी कार से दक्ष बड़े ही डैशिंग स्टाइल से उतरता है। मीडिया उसे देख उसकी पिक्चर क्लिक करने लगते हैं। तभी दक्ष अपना हाथ आगे बढ़ता है जिस पर नव्या अपना हाथ रख कार से उतरती है। सारे बॉडीगार्ड्स उन दोनों को कवर कर लेते हैं। उसके बाद दक्ष नव्या का हाथ पकड़ होटल के अंदर चला जाता है। वही नव्या बड़े ध्यान से ये सब देख रही थी। अंदर का नज़र बहुत खूबसूरत था। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद थीं। सारे बिजनेस वर्ल्ड के लोग वहाँ मौजूद थे। विवान और दक्ष नव्या और काव्या के साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे। तभी दक्ष विवान को कुछ इशारा करता है और वहां से खड़ा होकर नव्या का हाथ पकड़ स्टेज की तरफ बढ़ जाता है। नव्या हैरानी से उसके पीछे चल रही थी। स्टेज पर पहुंच दक्ष सबकी तरफ अपनी तीखी नज़रों से देखता है। वह मौजूद सबका ध्यान दक्ष और नव्या पर जाता है जिसे सब शांत खड़े होकर उस तरफ देखने लगते हैं। तभी मीडिया भी अंदर आ जाती है अपने अपने कैमरा लेकर। दक्ष बोलना शुरू करता है अंडरस्को हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन्स। जैसे कि आप लोगों को पता है आज की पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की गई है। मैं आज सारी दुनिया से अपनी लेडी लव माय ब्यूटीफुल वाइफ का इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। सो मीट माय वाइफ माय लेडी लव मिसेस नव्या दक्ष सिंघानिया। इतना कहकर दक्ष नव्या को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है। नव्या दक्ष को देखने लगती है। वही दक्ष की नज़र सामने थी। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। दक्ष अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है अंडरस्को मैं एक और बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। दक्ष की बात सुन वापस से सब शांत हो जाते हैं। दक्ष अपनी बात बढ़ाते हुए अंडरस्को मैं अपनी कंपनी के 51 शेयर्स अपनी वाइफ मिसेस नव्या दक्ष सिंघानिया के नाम कर रहा हूँ। आगे से सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 51 शेयर्स की मालकिन मिसेस सिंघानिया होंगी। दक्ष की बात सुन वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान हो जाता है। वही विवान और काव्या मुस्कुरा रहे थे। नव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वही भीड़ में खड़े 2 लोग ये सब सुन गुस्से से कांप रहे थे। दक्ष अपनी बात खत्म कर स्टेज से नीचे आ जाता है। सब दक्ष और नव्या के पास जाकर उन्हें कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। उसके बाद विवान स्टेज पर जाकर काव्या का इंट्रोडक्शन देता है। नव्या और काव्या एक साइड पर खड़े पूरी पार्टी को देख रहे थे। तभी उनके पास अधेड़ उम्र के एक आदमी और एक औरत आती है। वो दोनों नव्या और काव्या को बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। तभी दक्ष और विवान भी वहां आ जाते हैं और नव्या और काव्या का हाथ पकड़ वहां खड़े हो जाते हैं। वो आदमी दक्ष को देख अंडरस्को क्या बात है, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है।
मुझसे ये पूछने की जहमत तक नहीं उठाई कि कंपनी के शेयर किसके नाम किए जा रहे हैं। इतना का कर वो आदमी दक्ष के पिता आलोक सिंघनिया नव्या को घूरने लगता है। दक्ष आलोक जी को घूरते हुए अंडस्को ये कंपनी मेरी है, मैंने अपने दम पर ये कंपनी खड़ी की है, उसके फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, किसी रोड छाप इंसान को नहीं। दक्ष की बात सुन आलोक जी का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी उनके बाजू में खड़ी औरत दक्ष की मॉम प्रिया जी गुस्से में कहती है, अंडस्को तमीज से बात करो दक्ष, ही इज योर डैड। विवान गुस्से में, अंडस्को डैड माय फूट, आप दोनों हमारे कोई नहीं है, तो हमारे बीच आने की कोशिश भी मत करना। काव्या और नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि सामने खड़े दोनों इंसान दक्ष और विवान के पेरेंट्स हैं। पर उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे थे। आलोक जी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए, अंडस्को तुम दोनों घर कब आ रहे हो और माँ कहाँ है? दक्ष अपनी सर्द आवाज में, अंडस्को कौन सा घर मिस्टर सिंघानिया, हमारा घर वो नहीं है, समझे आप। और जहाँ तक बात दादी की है, वो खुद चाहेगी तभी हम उनके बारे में किसी को बताएंगे। इतना कहकर दक्ष नव्या का हाथ पकड़ वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे विवान भी काव्या का हाथ पकड़ निकल जाता है। दक्ष और विवान के जाने के बाद आलोक जी और प्रिया जी गुस्से से उन्हें जाता हुए देख रहे थे। आलोक जी अपने दांत पीसते हुए, अंडस्को एक बार पापा की वसीयत उनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाते, फिर इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। बहुत जबान चल रही है दोनों की। इधर कार में दक्ष और नव्या बैक सीट पर बैठे हुए थे। नव्या कुछ सोचते हुए कार की विंडो से बाहर देख रही थी। वही दक्ष अपनी आंखें बंद कर सीट पर अपना सिर टिकाकर बैठा हुआ था। नव्या नजर घुमाकर दक्ष को देखती है और उसके दिमाग में आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ था वही सब चल रहा था। तभी दक्ष अपनी आंखें बंद कर वैसे ही लेटे हुए कहता है, अंडस्को कुछ कहना चाहती हो बीवी? दक्ष की आवाज सुन नव्या हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगती है। वही दक्ष अपनी आंखें खोल सीधा बैठ जाता है। दक्ष नव्या को अपनी नज़र चुराता देख उसका हाथ पकड़ अपने गोद में बिठा लेता है और उसके सीने पर अपना सिर रख देता है। दक्ष नव्या से, अंडस्को आई नो बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं तुम्हारे मन में, तुम चाहो तो सब मुझसे पूछ सकती हो। दक्ष की बात सुन नव्या दक्ष से धीरे से कहती है, अंडस्को वो तुम्हारे मोम डैड। नव्या ने इतना ही कहा था कि तभी दक्ष बीच में अपनी सर्द आवाज में कहता है, अंडस्को उन्होंने सिर्फ मुझे और विवान की जन्म दिया है, इसके अलावा उनका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वही विवान अपनी गाड़ी में काव्या का सिर अपने कंधे पर रख उसे सहलाते हुए कहता है, अंडस्को हमारी फैमिली में तुम्हारे और भाभी के आने से पहले में भाई और दादी थे, उन दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। दक्ष नव्या के गले पर अपना सिर रख, अंडस्को सिर्फ दादी उनसे कांटेक्ट में है, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। वो तो दादाजी की वसीयत के हिसाब से उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे और विवान के नाम पर है, इसलिए वो अब यहाँ आए हैं ताकि वो हमसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सके। दक्ष की बात सुन नव्या हैरान हो जाती है। नव्या हैरानी से, अंडस्को वो दोनों तुम दोनों से प्यार नहीं करते, तुम दोनों बेटे हो उनके। दक्ष सरकेस्टली हंसते हुए, अंडस्को सिर्फ नाम के, बचपन से ही उन दोनों को हमसे कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, बस वो चाहिए उन्हें। मिस्टर सिंघनिया तो बच्चे चाहते ही नहीं थे, मैं और विवान तो उनकी गलती थे जो इस दुनिया में आ गए। नव्या बड़े ध्यान से दक्ष की बातें सुन रही थी। दक्ष नव्या की कमर को पकड़ उसे कसकर हक कर लेता है और कहता है, अंडस्को बचपन में मैं और विवान रोते रहते थे घंटों तक, पर उन दोनों के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं था। दादी ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो अकेले हम दोनों का ख्याल रखती थी, एक यही वजह है मैं उनकी कोई बात कभी नहीं टलता। तभी दक्ष की कार विला के सामने जाकर रुकती है। दक्ष नव्या को छोड़ देता है और नव्या भी साइड में बैठ जाती है। उसके बाद सब अपनी अपनी कार से उतर सीधे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दक्ष नव्या का कमरा। नव्या बेड पर लेट दक्ष की बातें सोच रही थी। तभी दक्ष बाथरूम में से बाहर निकलता है और एक नज़र नव्या को देख बेड पर जाकर लेट जाता है। दक्ष का फेस काफी शांत था, पर उसके दिल में काफी हलचल मची हुई थी जिसे नव्या महसूस कर पा रही थी। दक्ष दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेट जाता है। पता नहीं नव्या के मन में क्या आता है कि वो दक्ष को पीछे से हक कर लेट जाती है। नव्या के इस एक्शन से दक्ष हैरान हो जाता है। डॉट 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 डॉट। दक्ष का फेस काफी शांत था, पर उसके दिल में काफी हलचल मची हुई थी जिसे नव्या महसूस कर पा रही थी।
दक्ष दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेट जाता है। पता नहीं नव्या के मन में क्या आता है कि वो दक्ष को पीछे से हक कर लेट जाती है। नव्या के इस एक्शन से दक्ष हैरान हो जाता है। दक्ष वापस तुरंत पलट कर नव्या की आंखों में देखने लगता है, जो अपनी आंखें नीचे कर लेटी हुई थी। दक्ष नव्या के आंखों में किस कर कहता है, अंडरस्को बीवी, तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन यादों से बहुत दूर आ चुका हूँ। एक वक्त था जब मुझे बुरा फील होता था, पर अपने लिए नहीं, विवान के लिए। वो बहुत छोटा था, घंटों कमरे में बैठकर अकेले रोया करता था, पर कोई उसके लिए वहां मौजूद नहीं था, सिवाय मेरे और दादी के। तब से मैंने उसे अकेले संभाला है, एक बाप की तरह। चाहे हम जितना भी झगड़े, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है। मैं उसके आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसे बचपन से अपनी औलाद की तरह पाला है। दक्ष की बात सुन नव्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अंडरस्को इतना कुछ बता दिया तो एक बात और बताओगे? दक्ष अपनी आंखों से हाँ में इशारा करता है। नव्या दक्ष का इशारा पाकर धीरे से कहती है, अंडरस्को तुम अंडरवर्ल्ड में कैसे आए? मेरा मतलब तुम्हारी फैमिली के पास तो पहले से ही बहुत पैसा है, और वो भी सब तुम्हारे नाम पर। फिर इतना कहकर नव्या खामोश हो जाती है और दक्ष को देखने लगती है। दक्ष सर्द आवाज में, अंडरस्को कभी नहीं आना चाहता था मैं ऐसी दुनिया में, पर इसके लिए भी मुझे मिस्टर सिंघानिया में मजबूर किया। उन्होंने मुझ पर और विवान पर एक बार कुछ गुंडों को भेजकर डराने और धमकाने की कोशिश की थी। तब हम दोनों काफी छोटे थे, जिस वजह से हम उनका सामना नहीं कर पाए। उस दिन के बाद विवान पूरा हफ्ता अपने कमरे में बैठकर सुबक सुबक कर रोता था। बस उसी दिन मैंने ठान लिया था, अपनी पहचान ऐसी बनाऊंगा जिसे लोग मुझसे डरे, ना कि मुझे डराने की कोशिश करे। मैंने अंडरवर्ल्ड में बहुत बुरे काम किए हैं, पर आज तक मैंने किसी भी बेकसूर की जान नहीं ली, और अब मैं इस काली दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है। आज पूरी दुनिया मेरे नाम से कांपती है। जो मैं चाहता था वो सब मैंने हासिल कर लिया है। आज मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ मैं हमेशा से पहुँचना चाहता था। इतना कहकर दक्ष चुप हो जाता है। नव्या दक्ष की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। नव्या फिर कुछ कहने की कोशिश करती है कि तभी दक्ष अपने होंठों से उसके होंठों को छू लेता है और उसे डीपल किस करने लगता है। नव्या की आंखें बंद हो जाती है। वही दक्ष आज के अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था। वो खुद को शांत कर रहा था, जिस वजह से वो नव्या के बहुत रूडली किस कर रहा था, जिसे नव्या को दर्द हो रहा था, पर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर सब सह रही थी। उसे कहीं ना कहीं पता था कि दक्ष अपने दिल का दर्द ऐसे निकल रहा है। करीब आधे घंटे बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ता है। नव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। दक्ष फौरन नव्या के ऊपर आकर उसके नेक पर किस करने लगता है। नव्या के हाथ दक्ष के पीठ पर आ जाते हैं। दक्ष अब घिरे घिरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके मन में कुछ आता है और वो एक झटके में नव्या पार से हटकर उसके साइड में लेट जाता है। नव्या को समझ नहीं आता कि अचानक दक्ष को क्या हो गया। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष बेड पर से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। नव्या उसे नासमझी में जाता हुआ देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग नव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो अपने आसपास नजर घुमाकर दिखती है, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आता। नव्या अपने मन में, अंडरस्को दक्ष कहाँ है? कल रात आया नहीं था क्या वापस? उसके बाद नव्या उठकर बाथरूम में घुस जाती है और कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे डाइनिंग रूम में चली जाती है, जहां पहले से ही काव्या और विवान मौजूद थे, पर नव्या की नज़र किसी और को ढूंढ रही थी। नव्या दोनों को गुड मॉर्निंग विश कर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। नव्या विवान से, अंडरस्को विवान दक्ष कहाँ है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दिया। नव्या की बात सुन विवान कहता है, अंडरस्को भाभी भाई तो कल रात ही पुणे के लिए निकल गए थे, उन्हें कुछ काम था, वो आपको बताकर नहीं गए। विवान की बात सुन नव्या सोच में पड़ जाती है। नव्या अपने मन में, अंडरस्को दक्ष पुणे चला गया कल रात और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। कौन मुझे क्यों बताएगा? कल अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मुझे बताया और मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई कि वो मुझे सब बताएगा। मैं क्यों भूल जाती ही? हम दोनों सिर्फ बिस्तर पर पति पत्नी हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। नव्या यही सब सोच रही थी, तभी उसके कानों में फिर से विवान की आवाज़ आती है, अंडरस्को भाभी क्या हुआ, भाई आपको बता के नहीं गए क्या? जिसके जवाब में नव्या कहती है, अंडरस्को नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कल रात में पार्टी से आकर डायरेक्ट सो गई थी।
तो शायद इस वजह से दक्ष ने मुझे उठाया नहीं होगा। इतना कहकर नव्या अपना नाश्ता करने लगती है। वही विवान और काव्या भी चुपचाप खाने लगते हैं। वही काव्या के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। खाने के बाद काव्या और विवान अपने अपने काम के लिए विला से निकल जाते हैं। वही नव्या रोज की तरह अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर नव्या सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें दक्ष की 10 मिस्ड कॉल थी और टेक्स्ट मैसेज थे, जिसमें लिखा था कुछ इम्पोर्टेंट काम है इसलिए अचानक पुणे जाना पड़ रहा है। आज रात तक लौट आऊँगा। तुम सो रही थी इसलिए तुमको जागना सही नहीं समझ में ने, इसलिए बिना बताए निकल गया। अपना ख्याल रखना, टाइम टू टाइम खाना खा लेना। टेक केयर बीवी। और आज रात को प्यार से करूँगा विंकिंग फेस। दक्ष का मैसेज पर नव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे पहले बहुत बुरा लग रहा था कि दक्ष उसे बिना बताए चला गया था। पर अब दक्ष का मैसेज देख नव्या खुश हो जाती है। पर लास्ट लाइन पर नव्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। नव्या अपने आप से अंडस्को ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे गाल क्यों लाल हो रहे हैं। आजकल सब बहुत अजीब हो रहा है। जब भी दक्ष मेरे करीब होता है तो मुझे उसकी प्रेजेंट अच्छी लगती है, और जब वो आसपास नहीं होता तो मेरा दिल बेचैन होने लगता है। ये सब क्या हो रहा है। कल मैं क्यों खुद से दक्ष के करीब गई थी, क्यों जब वो मुझ पर अपना गुस्सा निकल अपना मन हल्का कर रहा था तो उसका दिया दर्द मुझे दर्द नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ महादेव। तभी नव्या का फ़ोन रिंग करता है। स्क्रीन पर बागर बिल्ला नाम शो हो रहा था, जिसे देख नव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। नव्या कॉल उठाकर अपने कान पर लगती है। तभी दूसरी तरफ से दक्ष की आवाज़ आती है, अंडस्को कहाँ हो तुम बीवी, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम आंसर नहीं कर रही, मैसेजेस भी किए उसके भी कोई रिप्लाई नहीं। दक्ष की बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी नव्या दक्ष को शांत कराते हुए कहती है, अंडस्को मैं नीचे थी और फ़ोन रूम में था। मैं बस अभी कमरे में आई और तुम्हारा मैसेज पढ़ ही रही थी, वैसे ही तुम्हारा कॉल आ गया। नव्या की बात सुन दक्ष शांत हो जाता है। दक्ष ऑन कॉल, अंडस्को मैं आज रात तक नहीं आ पाऊंगा, कल आऊंगा, कुछ काम और आ गया है। दक्ष को बात सुन नव्या का मुंह लटक जाता है और सुडेंग उसके मुंह से निकलता है, अंडस्को क्यों, ऐसा कौन सा काम आ गया। हाँ, मैंने अभी मैसेज पढ़, उसमें तो तुमने कहा कि आज रात तक, फिर सदन कल रात को क्यों। नव्या का ऐसे बीवियों वाला सवाल सुन दक्ष अपनी बुहें उचाकते हुए कहता है, अंडस्को बीवियों वाले सवाल जवाब अच्छा है, वैसे डोंट वरी, आज नहीं आऊंगा तो क्या हुआ, कल रात हम साथ में होंगे एक ही बिस्तर पर, एक ब्लैंकेट के अंदर बिना कपड़ों के, और दूर मेरा प्यार से वाला सेशन भी तो बाकी है। इतना कहकर दक्ष डेविल स्माइल करने लगता है। वही नव्या तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। दक्ष की ऐसी बातें सुन उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी दक्ष फिर से कहना शुरू करता है, अंडस्को कॉमन बीवी, अब इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं, इनफैक्ट हम तो ये सब रियल में कई बार कर चुके हैं। दक्ष की ऐसी बातें सुन नव्या झट से अपना फ़ोन कट कर देती है और अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगती है। उसके गाल एकदम गुलाबी हो गए थे। वही दूसरी तरफ दक्ष के फेस पर एक शरारती मुस्कान थी। रात का वक्त, नव्या बालकनी में बैठी अपने में गुम दक्ष के बारे में सोच रही थी। वो दक्ष की ओर अपनी सुबह वाली बातों को याद कर रही थी, जिस वजह से उसके गाल गुलाबी हो गए थे। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। नव्या पलट कर दिखती है तो उसके सामने काव्या खड़ी थी। काव्या को देख नव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को काव्या तू। काव्या नव्या के बाजू में बैठ जाती है। नव्या काव्या से, अंडस्को कुछ काम था। काव्या नव्या से, अंडस्को क्यों बिना किसी काम के अपनी बहन के पास नहीं आ सकती। नव्या काव्या का हाथ पकड़, अंडस्को जी नहीं, तुम जब चाहो तब अपनी इस बहन के पास आ सकती हो, चाहे कुछ काम हो या ना हो। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को पर अभी मुझे कुछ काम था, इसीलिए आए हूँ। नव्या काव्या से, अंडस्को हाँ बोल। काव्या थोड़ा सीरियस होकर, अंडस्को नव्या तेरे और जीजू के बीच सब क्या चल रहा है। काव्या की बात सुन नव्या एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। नव्या काव्या को देखते हुए, अंडस्को क्या मतलब, हमारे बीच में क्या सब वैसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। काव्या नव्या के कंधे पर हाथ रख, अंडस्को नव्या सच सच बता, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं जानती हूँ कि तेरे और जीजू का रिश्ता थोड़ा अलग है और तू तो जीजू को पसंद भी नहीं करती,
पर जो मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ वो क्या है? नव्या काव्या की बात सुन उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, अंडस्को क्या देख रही है तू कुछ दिनों से? काव्या नव्या से, अंडस्को तेरे आंखों में कुछ एहसास दिख रहे हैं मुझे। दक्ष जीजू के लिए। मैं जानती हूँ कि तू जीजू को पसंद नहीं करती, पर मैं कुछ दिनों से तेरे अंदर बदलाव महसूस कर रही हूँ। काव्या की बात सुन नव्या कहती है, अंडस्को क्या बोल रही है काव्या? और किस बदलाव की बात कर रही है? वही जो तेरे अंदर आया है दक्ष जीजू को लेकर। पहले जब मुझे सच्चाई नहीं पता थी तब भी मैं तेरे चेहरे से तेरे अंदर की बात समझ गई थी कि तू इस रिश्ते से खुश नहीं है, और अब तेरे चेहरे पर दिखता है कि तेरे अंदर जीजू के लिए फीलिंग है। काव्या की बात सुन नव्या गुस्से में कहती है, अंडस्को मेरे अंदर दक्ष को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी मर्जी के बिना मुझसे शादी की। काव्या नव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर, अंडस्को और उन्होंने ने जो तेरे लिए किया, तेरे लिए उस आर्यन से लड़ा, अपनी बचपन की दोस्त आन्या से लड़ा, अपने कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स तेरे नाम कर दिया। तेरे लिए उन्होंने ने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं, जबकि वो करवा चौथ जैसी चीजों पर बिलीव भी नहीं करते। फिर भी वो तेरे लिए पूरा दिन घर पर रहे, तेरे साथ तेरा व्रत खुलवाया। माना मैंने उन्होंने बहुत गलतियां की है, पर वो तो सबसे हो जाती है। पर जितना प्यार वो तुझसे करते हैं ना उतना प्यार तुझे कोई नहीं कर सकता। काव्या की बात सुन नव्या सोच में पड़ जाती है। काव्या आगे कहते हुए, अंडस्को मैं बहुत दिनों से तुझसे बात करना चाहती थी इस बारे में, पर तब सही वक्त नहीं मिला, इसलिए आज ये सब कह रही हूँ। जो भी हुआ उसे पास्ट समझकर भूल जा, अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर। इतना कहकर काव्या चुप हो जाती है और नव्या को देखने लगती है जो किसी सोच में गुम थी। नव्या चांद को देखते हुए, अंडस्को मुझे नहीं पता काव्या तू जो कह रही है वो सच है या नहीं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि दक्ष ही वो एक लोटा शख्स है जिसकी वजह से मैंने अपने सपने को गवा दिया। मेरी नौकरी वो सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, मेरी जिंदगी, मेरे पापा का सपना था, जो आज सिर्फ उस दक्ष की वजह से मैंने गवा दिया। मैं उसे हर उस चीज के लिए माफ कर सकती हूँ जो उसने मेरे साथ किया है, पर मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि मेरा सपना आज एक सपना बनकर रह गया, वो भी सिर्फ दक्ष की वजह से। नव्या की बात सुन काव्या कहती है, अंडस्को कब तक ऐसा चलेगा नव्या? क्या पूरी जिंदगी तू ऐसे ही दक्ष जीजू से नफरत करेगी? मुझे नहीं पता काव्या, कुछ नहीं पता। बस मैं अभी इतना जानती हूँ कि मेरे और दक्ष के बीच सिर्फ एक नाम का रिश्ता है। इतना कहते ही नव्या की आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़ककर उसके गालों पर गिर जाता है। काव्या नव्या के आंसू पोंछते हुए कहती है, अंडस्को मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी, तुझे जो करना है वो कर, बस अपनी दिल की सुन, ना कि अपने दिमाग की। क्योंकि तुझे पता है या नहीं वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तू दक्ष जीजू से प्यार करने लगी है। अगर वो तुझे अपने सामने नहीं दिखते तो तू बेचैन होने लगती है, उनकी बातों से तू शर्माने लगी है, उनके ख्यालों में रहने लगी है। काव्या की बात सुन नव्या कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर उसे पहले ही काव्या कहती है, अंडस्को अब मुझे कुछ सफाई देने से अच्छा है एक बार तू अपने दिल की सुन, तेरा दिल क्या चाहता है वो सुन, और अपने दिल की बात सुनना। कहीं ऐसा ना हो कि तू ये सब समझने में देर कर दे। इतना कहकर काव्या वहां से उठकर चली जाती है। काव्या के जाने के बाद नव्या एक तक चांद को देखने लगती है, उसके माइंड में काव्या की बातें चलने लगती है। ... नेक्स्ट मॉर्निंग नव्या अपने कमरे में मिरर के आगे खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसके माइंड में अभी भी काव्या की कल रात वाली बातें चल रही थी। नव्या मिरर में खुद को देखते हुए, अंडस्को क्या काव्या सच कह रही थी? क्या सच में मेरे अंदर दक्ष को लेकर कोई एहसास है जिसका एहसास मुझे नहीं है? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत। मैं चाह कर भी दक्ष को माफ नहीं कर पा रही, और ना ही मैं उसे माफ करना चाहती हूँ। दक्ष ने एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उसके मर्जी के बिना उसे छुआ है। ये गलती नहीं, गुनाह है, जिस गुनाह के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर नव्या एक गहरी सांस लेती है और नीचे चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहल से ही विवान बैठा था। विवान नव्या को देख अंडस्को गुड मॉर्निंग भाभी, जिसके जवाब में नव्या भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तभी किचन से काव्या अपने हाथों की ट्रे लेकर वहां आती है। काव्या वो ट्रे टेबल पर रख अपनी चेयर पर बैठ जाती है। फिर तीनों बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं।
विवान नव्या से अंडस्को भाभी आजमे और काव्या शिमला जा रहे हैं। कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट है। आप अपना ध्यान रखना, शाम तक भाई आ जाएंगे। ये सब इतना सडन हुआ कि पहले कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। ये प्लान कल रात को ही बना था। विवान की बात सुन नव्या कहती है अंडस्को शिमला, वो भी अचानक। सब ठीक है ना? काव्या विवान को घूरते हुए अंडस्को सब ठीक है नव्या, पर इन साहब को अपना हनीमून मनाना है। मैंने कितना मना किया पर ये मान ही नहीं रहा। नव्या काव्या से कहती है अंडस्को प्रॉब्लम क्या है उसमें? काव्या, ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों को जाना चाहिए, कुछ वक्त साथ में बिताना चाहिए। विवान मुस्कुराते हुए कहता है अंडस्को यू आर ग्रेट माय भाभी, आई लव यू। मुझे पता था आप मुझे सबसे अच्छे तरीके से समझ सकती है। इतना कहते हुए विवान नव्या को जाकर पीछे से हक कर लेता है। नव्या भी मुस्कुराते हुए अंडस्को आई लव यू टू देवर जी, मेरी बहन का ख्याल रखना। वही काव्या दोनों को देख अपना सिर ना में हिला देती है। कुछ देर बाद काव्या और विवान नव्या को बाय बोलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद नव्या अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर किताबें पढ़ने लगती है। दोपहर 12 बजे नव्या अपनी बुक पढ़ रही थी, तभी उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। नव्या अपनी बुक साइड में रख इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। नव्या आगे बढ़कर कमरे में देखती है, पर उसे वहां भी कोई दिखाई नहीं देता। नव्या अपना वहम समझ वापस से अपने कान में बिजी हो जाती है। 2 घंटे बाद नव्या अपने कमरे से हॉल में आती है और मरिया आंटी को आवाज लगाती है, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती। नव्या इधर उधर देखते हुए अंडस्को आज यहाँ सब इतना अजीब क्यों लग रहा है, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतना कहते हुए नव्या पूरे हॉल में घूमने लगती है। नव्या थक हार कर बाहर जाती है और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। विला के गेट पर के सारे गार्ड्स बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। मरिया आंटी वही एक कोने में बेहोश पड़ी थी। नव्या ये सब देख घबरा जाती है और भागते हुए मरिया आंटी के पास जाती है। मरिया आंटी, उठो, क्या हुआ आपको? उठिए, कहते हुए नव्या उन्हें उठाने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे फिर से अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे वहां किसी की परछाई दिखाई देती है, जो विला के अंदर जाते हुए दिखी थी। नव्या वहां पड़े एक गार्ड्स के हाथ से गन लेकर उस परछाई के पीछे पीछे विला के अंदर चली जाती है। नव्या हॉल में आकर इधर उधर दिखती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वापस से उसे किसी की परछाई दिखाई देती है, जो सीढ़ियों के पास दिखी थी। नव्या अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देती है। नव्या उस परछाई का पीछा करते करते ऊपर आ गई थी। नव्या गन पॉइंट आगे कर अंडस्को कौन है वह, मेरे सामने आओ। तभी वो शख्स छत से नव्या के कमरे में घुस जाता है। उसके पीछे नव्या भी भागकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही नव्या की आंखों पर वो शख्स मिट्टी फेंक देता है, जिसे नव्या को अपने सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके आंखों में तेज जलन हो रही थी। नव्या अपनी आंखें बंद कर गन सामने कर कहती है अंडस्को कौन हो तुम? तभी वो शख्स नव्या को पीछे से कसकर पकड़ लेता है और उसके हाथ से गन छीन कर साइड में फेंक देता है। नव्या खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में जलन हो रही थी, जिस वजह से वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। वो शख्स नव्या को लेकर बाथरूम में घुस जाता है और जाकर उसे शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। नव्या पानी को खुद के ऊपर महसूस करते ही झट से अपनी आंखें साफ करने लगती है। वो आदमी अपना हाथ बांधे एक तक पानी में भीगती हुई नव्या को अपनी लस्टफुल नजरों से देख रहा था। नव्या ने एक सिंपल सी शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, जो पानी में भीगने की वजह से उसके शरीर से चिपक गई थी, जिससे नव्या का फिगर काफी उभर के दिख रहा था। उस आदमी की नज़र नव्या की खुली कमर पर जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता और सीधा अपना हाथ नव्या की कमर पर रख उसे अपने करीब खींच उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। नव्या जो अपनी आंखें साफ करने में लगी हुई थी, वो अचानक से ये सब होते ही चौंक जाती है और खुद को उस आदमी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। नव्या अपनी आंखें खोल उस आदमी को देखती है, जो अपनी आंखें बंद कर जबरदस्ती नव्या को किस कर रहा था। उसे देख नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है। नव्या अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को अपने से दूर धक्का मार देती है। वो आदमी भी खुद को संभाल नहीं पाता और जाकर पीछे वॉल से लग जाता है। नव्या हैरानी में अंडस्को आर्यन, तुम यहाँ कैसे?
तुम तो। मैं तो क्या नव्या, मैं तो जेल में था, यही ना। लगता है आपको खुशी नहीं हुए हमें यहाँ देखकर। इतना कहते हुए आर्यन अपने कदम फिर से नव्या की तरफ बढ़ाने लगता है। नव्या पीछे होने लगती है और हकलाते हुए कहती है, अंडस्को आर्यन देखो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा। आर्यन नव्या के एकदम करीब जाकर नव्या के बदन को अपने बदन से जबरदस्ती चिपकाते हुए कहता है, अंडस्को तो क्या कर लोगी आप नव्या, हम आपसे प्यार करते थे, पर आपने ने क्या किया हमारे साथ। आपने हमारे प्यार का मजाक बना दिया। आपने हमारी जगह उस दक्ष से शादी कर ली। आपको पता था ना कि हम कितना प्यार करते हैं आपसे, फिर भी आपने हमारे जज्बातों का मजाक बनाना। नव्या आर्यन को खुद से दूर करते हुए, अंडस्को में तुमसे प्यार नहीं करती थी आर्यन, तुम समझते क्यों नहीं हो, और अब मेरी शादी हो चुकी है तो दूर रहो। आर्यन नव्या की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए, अंडस्को आप हमें नहीं मिली तो क्या हुआ, पर आज हम आपको हासिल करेंगे, आपको अपना बनाएंगे। आज आपका और हमारा मिलन होगा, उसके बाद हम आपको मारकर खुद मर जाएंगे। इतना कहकर आर्यन एक बार फिर से नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। नव्या आर्यन की पकड़ से छूटने की लगातार कोशिश करने लगती है। तभी नव्या को अपने हाथों पर एक कांच की बोतल महसूस होती है जिसमें शॉव जेल था। नव्या वो बोतल लेकर एक झटके में आर्यन के सिर पर दे मरती है, जिसके साथ ही आर्यन के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है और वो अपना सिर पकड़ पीछे होने लगता है। नव्या आर्यन को देख उसे इग्नोर कर भागते हुए बाथरूम से निकल कमरे में आ जाती है और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है, पर उसे अपना फ़ोन कहीं नहीं दिखाई देता। नव्या फ्रस्ट्रेटेड होकर कमरे से बाहर निकलने लगती है। नव्या जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है, वैसे ही आर्यन उसके सामने आ जाया हुआ और फट से दरवाजा बंद कर देता है। नव्या आर्यन को देख अपने कदम पीछे खींचने लगती है। आर्यन के सिर के पीछे से थोड़ा खून बह रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जिसे देख नव्या एक बार को हिल जाती है। आर्यन झट से नव्या का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, अंडस्को आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें चोट पहुंचाकर। अब इस चोट का दर्द आपको भी महसूस होगा। इतना कहकर आर्यन वापस ने नव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी नव्या अपना एक पैर उठाकर आर्यन के मेन पार्ट पर मार देती है। आर्यन अपना पार्ट पकड़ दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी नव्या एक पंच उसके मुंह पर मरती है, जिसे आर्यन का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। उसके बाद बिना एक पल गवाए नव्या फिर से अपना लात उठाकर आर्यन के पेट पर जड़ देती है, जिसे आर्यन दर्द में चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। नव्या ट्रेन सीबीआई ऑफिसर थी, इसलिए बड़ी आसानी से वो आर्यन को बेहाल कर देती है। आर्यन को दर्द में तड़पता देख नव्या वहां से निकल कमरे के बाहर जाने लगती है। तभी आर्यन उसका पैर पकड़कर खींच लेता है, जिसे नव्या मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। उसका सिर किसी भारी चीज से टकरा जाता है और नव्या की आंखें भारी होने लगती है। थोड़ी देर बाद नव्या पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। आर्यन खुद को संभाल लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और नव्या को गुस्से में घूरने लगता है। आर्यन आगे बढ़कर नव्या को अपनी बाहों में उठाकर बेदर्दी से उसे बैग पर फेंक देता है, जिसे नव्या हल्का हल्का होश में आने लगती है। नव्या अपनी अर्ध खुली आंखों से आर्यन को देखने लगती है, जो बड़े ही लस्त बाहरी नजरों से नव्या को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आर्यन नव्या के ऊपर आकर उसके सीने से उसका पल्ला हटाकर फेंक देता है और फिर से उसके होंठों को जानवरों की तरह चूमने लगता है। नव्या बेहोशी की हालत में थी, वो सब देख रही थी, महसूस कर रही थी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आर्यन को खुद से दूर कर सके। आर्यन का हाथ नव्या की पूरी बॉडी पर चल रहा था। आर्यन नव्या को पलट एक झटके में उसका ब्लाउज उतार के उसके बदन से अलग कर देता है, जिसके साथ ही नव्या की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। अब नव्या अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर फिर से आर्यन को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर आर्यन उसका हाथ पकड़ बैग पर धंसा देता है और उसके बदन को किस करने लगता है। अब नव्या के ऊपरी हिस्से में एक भी कपड़ा नहीं था। आर्यन कुछ पल नव्या के शरीर को घूरता है और एक झटके में नव्या की कमर से उसकी शादी खींच अलग कर देता है, जिसके साथ ही नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आर्यन नव्या को पलट उसके पीठ पर अपने होंठ चलाने लगता है। नव्या की आंखों से बेहिसाब आंसू निकल रहे थे। इतना दर्द तो उसे तब भी महसूस नहीं हुआ था जब दक्ष ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। नव्या के रह रहकर दक्ष का चेहरा नजर आ रहा था।
नव्या अपने मन में अंडस्को महादेव प्लीज बचा लो मुझे। अगर आज कुछ गलत हुआ तो मैं कभी अपना चेहरा दक्ष को नहीं दिखा पाऊंगी। भले ही हमारी शादी आम शादी की तरह नहीं है, पर मैं उसके सिवाय किसी और को अपने करीब नहीं आने दे सकती। यही सब सोचते सोचते नव्या के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। तभी आर्यन नव्या को फिर से पलट देता है और उसकी आंखों में देखता है जो रोने से लाल हो गई थी। आर्यन नव्या के बालों को कसकर पकड़ अंडस्को आपको अपना बनाना चाहा था मैंने, पर आपने मुझे ठुकरा दिया। अब आपको पता चलेगा आर्यन सिंह को ठुकराने का नतीजा क्या होता है। इतना कहकर आर्यन बड़ी बुरी तरीके से नव्या की बॉडी को मसलने लगता है, जिससे नव्या की चीखें निकलने लगती है, जिसे सुन आर्यन के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। आर्यन फिर से अपने होंठ नव्या की बॉडी पर चलाना शुरू कर देता है। आर्यन नव्या को बहुत बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। वो अपना सारा गुस्सा नव्या पर निकाल रहा था। जिस जगह उसने बाइट किया था वह ब्लड आ रहा था। नव्या की चीखें बढ़ती ही जा रही थी, पर उन्हें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। नव्या आर्यन के सामने सिर्फ अपने सारी शेप वेयर पर थी, उसके अलावा उसके शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं था। आर्यन अपना हाथ बढ़ाकर वो भी खींच लेता है, जिसे नव्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। डॉट 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 डॉट। जैसे ही आर्यन अपना हाथ बढ़ाकर नव्या का सारी शेपवेयर खोलने जाता है, वैसे ही नव्या अपनी आंखें बंद कर अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से दक्ष का नाम चिल्लाती है और एक जोरदार लात आर्यन के पेट पर मार देती है, जिस आर्यन जमीन पर गिर जाता है। नव्या अपनी तक ताकत जुटाकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। आर्यन जमीन से करहाते हुए उठता है और गुस्से में नव्या को घूरते हुए फिर से उसके करीब जाने लगता है। आर्यन नव्या के पास जाकर गुस्से में उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है और उसके बालों को पकड़ कहता है अंडस्को बहुत गर्मी में है ना आपने, अब मैं आपकी गर्मी निकलता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन एक बार फिर से नव्या को रफली किस करने लगता है। वो बार बार नव्या के लिप्स पर बाइट कर रहा था। उसके बाद जैसे ही आर्यन उसका ब्लेकेंट हटाने वाला होता है, वैसे ही दक्ष पीछे से आकर आर्यन के बालों को घसीटते हुए बेड पर से खींच जमीन पर फेंक देता है। आर्यन की चीख सुन नव्या धीरे से अपनी लाल आंखें खोल सामने देखती है। सामने देखते ही नव्या की आंखें खुशी से भर जाती है। दक्ष एक नज़र नव्या को देखता है और फिर आर्यन को देखता है। वो उसे कॉलर से पकड़ उठाकर बिना रुके कुत्तों की तरह मारने लगता है। दक्ष की आंखें एकदम लाल थी। वो अपना सेंस खो चुका था। वो आर्यन को बिना रुके मारे जा रहा था। नव्या बस अपनी आंखें खोल जो हो रहा था उसे देख रही थी। आर्यन की हालत बहुत खराब हो गई थी। दक्ष उसे संभालने का मौका भी नहीं दे रहा था। दक्ष आर्यन को मारते मरते कमरे से बाहर लेकर आ जाता है और सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसे खींचकर एक पंच मारता है, जिसे आर्यन सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख पूरे विला में गूंज उठती है। दक्ष अपनी जगह पर खड़ा हुए आर्यन को गुस्से में देखते हुए अंडस्को ले जाओ इस कचरे को यहाँ से, इसका इलाज करवाओ क्योंकि अभी इसे इससे भी ज्यादा बदतर मौत दूंगा। दक्ष की बात सुन जलाल जो नीचे हॉल में मौजूद था, वो आर्यन का पैर घसीटते हुए वहां से ले जाता है। आर्यन पहले से ही बेहोश हो चुका था। दक्ष भागकर अपने कमरे में जाता है और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर नव्या की तरफ बढ़ने लगता है, जो बेड की बाजू पर नीचे जमीन पर दुबक कर बैठी हुई थी। उसने अभी भी वो ब्लैंकेट कसकर पकड़ा कर था। दक्ष धीरे कदमों से नव्या के पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रख देता है, जिसे नव्या डरकर पीछे खिसकने लगती है। दक्ष नव्या को इस तरह देख उसके दिल में एक टीस उठती है। दक्ष नव्या को गले लगा लेता है और उसका सिर सहलाते हुए कहता है अंडस्को शुश, कोई नहीं है यहाँ, सिर्फ मैं हूँ। दक्ष की आवाज़ सुन नव्या शांत हो जाती है और कसकर दक्ष को अपनी बाहों में भरकर रोने लगती है। दक्ष नव्या का सर सहलाने लगता है। नव्या सुबकते हुए दक्ष के गले लगे हुए अंडस्को दक्ष मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया दक्ष नव्या को अपने से अलग कर उसके होंठों पर अपनी उंगली रख कहता है अंडस्को मैंने तुमसे पूछा कुछ, मुझे नहीं जानना क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं है। नव्या दक्ष की आंखों में देखने लगती है, जहां उसे अपने लिए बेहिसाब एहसास साफ साफ नजर आ रहे थे। दक्ष नव्या को अपनी बही में उठाकर दूसरे कमरे में ले जाता है और वहां के बाथरूम में उसे लेकर घुस जाता है। दक्ष नव्या को आराम से बाथटब में बैठा उसका ब्लैंकेट उसकी बॉडी से अलग कर देता है
तभी उसकी नजरें नव्या की बॉडी पर जाती है, जहां जगह जगह जख्म बने हुए थे, दांतों के निशान दिखाई दे रहे थे, जिसे देख दक्ष की बुहें आपस में तन जाती है। नव्या शर्मिंदगी में अपनी नजरें निचेकर बैठी हुई थी, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। दक्ष खुद को कंट्रोल कर घिरे घिरे नव्या की बॉडी क्लीन करने लगता है, साथ ही उसके बॉडी पर से सारे कपड़े निकाल देता है। दक्ष की नज़र वक्त के साथ कठोर हो रही थी, क्योंकि नव्या के ऊपर बॉडी पर हर जगह काटने के निशान थे। दक्ष खुद आर्यन को और नव्या को एक साथ इमेजिन करने लगता है। यही सब सोच दक्ष का गुस्सा धीरे धीरे अपना आपा खोते जा रहा था। तभी दक्ष की नज़र नव्या पर जाती है, जो अभी भी सुबक सुबक कर रो रही थी। दक्ष उसे देखकर सॉफ्ट हो जाता है। दक्ष नव्या को अच्छे से क्लीन कर कमरे में आ जाता है। उसके बाद दक्ष भी बाथरूम में जाकर शावर लेने लगता है। उसकी आंखें बंद थीं और उसके सामने वही नजारा था जब आर्यन नव्या के साथ बेड पर था और उसे किस कर रहा था। यही सब सोचते सोचते दक्ष एक बार फिर से गुस्से से भर जाता है। कुछ ही पलों के बाद दक्ष भी बाथरोब पहन कर कमरे में आता है और उसकी नज़र बेड पर बैठी नव्या पर जाती है, जो एकटक सामने देख रही थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसने सिर्फ बाथरूम रोब पहना हुआ था। दक्ष अपने कमरे में जाकर खुद अपने कपड़े पहन नव्या के कपड़े लेकर वापस से नव्या जिस कमरे में थी उस कमरे में आ जाता है। उसके बाद दक्ष नव्या के पास जाकर उसके सामने बैठकर उसकी बाथरोब की डोर खोलने लगता है। तभी नव्या घबरा कर पीछे हो जाती है। नव्या की आंखों में अभी भी डर था, जिसे देख दक्ष गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद कर लेता है। दक्ष वापस से धीरे से नव्या के पास जाकर उसका सर सहलाते हुए कहता है, अंडरस्को डोंट वरी, मैं हूँ बीवी, बस तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा हूँ। दक्ष की बात सुन नव्या थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। नव्या को नॉर्मल देख दक्ष धीरे से उसका बाथरोब उतार कर उसे बेड पर लिटा देता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसमें से ऑइंटमेंट लेकर नव्या के जख्मों में लगने लगता है, जिसे नव्या के मुंह से आह निकलने लगती है। उसकी आंखों के सामने फिर से वही सब मंजर चलने लगता है। दक्ष झुककर नव्या के जख्मों पर अपने ठंडे होंठ रख देता है, जिसके साथ ही नव्या की आंखें बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों पर उसे यह एहसास बहुत सुकून दे रहा था। आज उसे दक्ष का किस करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे दक्ष नव्या के हर हिस्से में जहां उसे चोट लगी थी वहां किस कर दावा लगा देता है। उसके बाद नव्या को एक ढीली सी अपनी वाइट शर्ट पहनाकर उसे बेड पर लिटा सोने को कह देता है। दक्ष की बातें सुन नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष झुककर नव्या के होंठों पर अपने होंठ रखने लगता है। तभी उसे वही पल याद आता है जब आर्यन नव्या को किस कर रहा था। वो पल याद करते ही दक्ष रुक जाता है और वैसे ही नव्या अपनी आंखें फिर से खोल देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों को अपने चेहरे पर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। नव्या को लगता है दक्ष उसके लिप्स पर किस करेगा, जिस वजह से वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर दक्ष आगे बढ़कर नव्या के माथे को चूम लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर खुद भी उसकी बाजू में लेट जाता है। दक्ष की आंखें बंद होने के बाद नव्या अपनी आंखें खोलती है और दक्ष को देखने लगती है। उसे दक्ष थोड़ा अजीब लग रहा था, जिसे नव्या अपने मन में कहती है, अंडरस्को दक्ष के मन में क्या चल रहा है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। उसने अपनी आंखों से सब देखा है, कहीं उसी वजह से वो मुझे किस नहीं कर पाया। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। अगर दक्ष अब मेरे साथ नहीं रहना चाहे तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगी, पर आज दिल चाह रहा है बस एक आखिरी बार दक्ष मेरे करीब आए, मुझे प्यार करे। आज मुझे दक्ष की बहुत ज़रूरत है। आई वॉन्ट योर दक्ष, पता नहीं क्यों पर आज मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इतना कहकर नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद दक्ष अपनी आंखें खोलता है, जो कि लाल हो गई थी। उसके बाद दक्ष एक नज़र नव्या को देख उसे आराम से लेटाकर अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चला जाता है। दक्ष बालकनी में जाकर किसी को कॉल करता है। कॉल की दूसरी तरफ है अंडरस्को सर। उसकी हालत काफ़ी हद तक अब सुधर चुकी है। अब क्या करना है? दक्ष अपनी सर्द आवाज़ में अंडरस्को उसे वहाँ के कर जाओ जहाँ उसे होना चाहिए। मैं कल आकर खुद उसे मिलूंगा। इतना कहकर दक्ष कॉल कट कर देता है और अपने सामने खुले आसमान को देखने लगता है, जहाँ सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था क्योंकि अब रात हो चुकी थी। दक्ष कमरे में जाकर एक बार सोती हुई नव्या को देख नीचे हॉल में चला जाता है।
कुछ देर बाद दक्ष अपने हाथों में खाने का ट्रे लेकर कमरे में आता है और उसे काफी टेबल पर रख अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देता है। नव्या अभी भी सो रही थी। उसका फेस पीला पड़ चुका था। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जिसे देख दक्ष के दिल में एक टीस सी उठती है। दक्ष नव्या के बालों को सहलाते हुए धीरे से नव्या को उठाने लगता है। बीवी गेट अप, डिनर का टाइम हो गया है, उठो। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी आंखें खोल देती है और उठकर बैठ जाती है। दक्ष खाने की प्लेट लेकर नव्या के सामने बैठ जाता है। नव्या खाना देखकर ना में अपना सिर हिला देती है, तो दक्ष उसे अपनी आंखों से इशारा करते हुए खाने को कहता है और अपने हाथ से बाइट बनाकर नव्या को खिलाने लगता है। नव्या भी दक्ष की आंखों में देख चुपचाप खाने लगती है। दक्ष और नव्या अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। देखते ही देखते नव्या को दक्ष पूरा खाना खिला देता है। उसके बाद दक्ष उठकर बाथरूम में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद दक्ष बाथरूम से निकल सीधा बेड पर आकर नव्या को लिटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर खुद उसे अपनी बाहों में भर लेता है। नव्या दक्ष को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर देती है और कुछ ही पलों में वो नींद के आगोश में चली जाती है। दक्ष अभी भी नव्या के चेहरे को देख रहा था। दक्ष चाह कर भी जो कुछ आज हुआ था उसे भुला ही नहीं पा रहा था। बार बार उसके सामने वही सब आ रहा था जो आज नहीं होना चाहिए था। नव्या को देखते देखते कुछ वक्त में दक्ष की आंखें भी लग जाती है। करीब आधे घंटे बाद नव्या जोरदार चीखते हुए बेड से उठकर बैठ जाती है। नव्या की आवाज सुन दक्ष की नींद भी खुल जाती है। नव्या को इतना डरा देख दक्ष उसे शांत कराने लगता है। नव्या का फेस पूरा पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दक्ष नव्या को अपने सीने से लगाकर अंडस को शुश। क्या हुआ? बुरा सपना देखा? नव्या रोते हुए अंडस को दक्ष वो फिर से आ जाएगा, बचा लो मुझे। जब वो छूता है मुझे खुद से घिन आने लगती है। प्लीज बचा लो मुझे दक्ष। कहते हुए नव्या दक्ष के सीने से लग जोर जोर से रोने लगती है। नव्या की ये हालत देख दक्ष समझ जाता है कि नव्या ने सपने में आर्यन को देखा है, इसीलिए वो इतनी डरी हुई है। दक्ष नव्या के शांत कराने लगता है, पर नव्या रोए जा रही थी। उसे काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दक्ष 10 मिनट तक नव्या को चुप कराने की कोशिश करता है, पर नव्या चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दक्ष को कुछ नहीं सूझता और वो नव्या का चेहरा पकड़ अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। दक्ष के इस तरह अचानक किस करने से नव्या रोना बंद कर देती है और खुद को शांत करने लगती है। दक्ष नव्या को सॉफ्टली किस करने लगता है, जो नव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। नव्या भी अपनी आंखें बंद कर दक्ष का साथ देते हुए उसे किस बैक करने लगती है। किस में नव्या की इन्वॉल्वमेंट देख दक्ष एक बार को शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंखें खोल नव्या के चेहरे को देखने लगता है, जो अपनी आंखें बंद कर उसे बहुत प्यार से किस कर रही थी। दक्ष भी खुश होकर वापस से नव्या को बड़ी शिद्दत से किस करने लगता है। वक्त के साथ दोनों की किस वाइल्ड होने लगती है। दक्ष नव्या का साथ पाकर बहुत खुश था। दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ उसका चेहरा देखने लगता है। नव्या अपनी नसीली आंखों से दक्ष को देख रही थी, पर दक्ष अभी नव्या को हट नहीं करना चाहता था। इसलिए दक्ष खुद को कंट्रोल कर नव्या से दूर होकर उसे आराम से फिर से बेड पर लिटा देता है और किसी छोटे से बच्चे की तरह उसका सिर सहलाने लगता है। ... दक्ष जैसे ही नव्या को बेड पर लिटाता है, वैसे ही वापस नव्या थोड़ा उठकर दक्ष के होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। नव्या के इस एक्शन से दक्ष एकदम ब्लैंक हो जाता है। आज पहली बार बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी बात के नव्या ने खुद से दक्ष को किस की थी, जिसे दक्ष ब्लैंक हो जाता है। नव्या के हाथ अब दक्ष के शर्ट के बटन खोल रहे थे, जिसे दक्ष को होश आता है और वो झट से नव्या का हाथ पकड़ लेता है। ऐसा करने से नव्या अपना सिर उठाकर दक्ष को देखने लगती है। दक्ष नव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे लिटाते हुए कहता है, अंडस को तुम अभी काफी सदमे में हो, बीवी तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। इतना कहकर दक्ष नव्या को ब्लैंकेट से कवर करने लगता है, पर तभी नव्या दक्ष का हाथ पकड़ लेती है और अपनी नजरें नीचेकर अपना चेहरा ना में हिलाने लगती है। दक्ष उसे कंफ्यूजन में देखने लगता है। तभी नव्या ऊपर उठकर वापस से दक्ष के हाथों पर किस करने लगती है, जिसे देख दक्ष समझ जाता है नव्या अभी मेंटली काफी डिस्टर्ब है।
जिस वजह से वो ये सब कर रही है। नव्या दक्ष का हाथ पकड़ अपनी कमर पर रख लेती है और उसे पलट उसके ऊपर आकर उसके नेक पर किस करने लगती है। अब नव्या में दक्ष की शर्ट भी उतार दी थी और उसके होंठ दक्ष के खुले सीने पर चल रहे थे। अब दक्ष का खुद पर से कंट्रोल हटते जा रहा था। वो एक झटके में नव्या को पलट खुद उसके ऊपर चक्कर उसके होंठों पर किस करने लगता है। नव्या उसका पूरा साथ दे रही थी। दक्ष एक झटके में नव्या की शर्ट उतार कर उसके बदन से अगल कर देता है। अब नव्या की बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, जिसे देख दक्ष पागल हो जाता है और उसे हर जगह किस करने लगता है। नव्या भी अपने हाथ बढ़ाकर दक्ष की पैंट खोलने लगती है। नव्या की कोशिश देख दक्ष खुद उसे थोड़ा दूर होकर अपने सारे कपड़े उतार कर वापस से नव्या के ऊपर आ जाता है और नव्या के गले पर अपने होंठ चलाने लगता है। नव्या के मुंह से आह निकलने लगी थी। नव्या पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी थी। दक्ष के होंठ अब नव्या की बेली पर चलने लगते हैं और नव्या के हाथ दक्ष के बालों में उलझे हुए थे। दक्ष नव्या के करीब बहुत बार आया था, पर उसे नव्या के साथ जो फीलिंग आ रही थी वो आज से पहले कभी नहीं आई थी। दक्ष अब आगे बढ़कर अपने होंठ नव्या के गालों पर चलाने लगता है, जिससे नव्या की सांसें भारी होने लगती है। साथ ही वो दक्ष का सिर वहां दबाने लगती है। करीब आधे घंटे बाद दक्ष वापस से नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। नव्या दक्ष को पलट उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। दोनों बड़े ही पैशनेटली एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। नव्या दक्ष के पूरी बॉडी को अपने हाथों से फील करने लगती है। आज पहली बार नव्या दक्ष की बॉडी को अपने हाथ से टच कर रही थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसके सिक्स पैक एब्स, ये सब नव्या को बहुत अच्छा लग रहा था। नव्या के होंठ दक्ष के एब्स को छू रहे थे, जिसे दक्ष अपनी आंखें बंद कर फील कर रहा था। दक्ष को आज ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा था, जिसे दक्ष अपनी आंखें खोल नव्या को देखता है। नव्या जो को अपनी आंखें बंद कर आज पहली बार दक्ष को फील कर रही थी। दक्ष एक तब नव्या और उसकी बॉडी को देख रहा था। कुछ ही देर बाद नव्या थक कर दक्ष के ऊपर निढाल हो जाती है, पर दक्ष अब तक सैटिस्फाइड नहीं हुआ था। वो वापस से नव्या को पलटकर उसे प्यार करने लगता है। नव्या को सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। यही सिलसिला पूरी रात तक चलता रहता है। नव्या तो पहले ही थक कर सो गई थी, पर दक्ष अभी तक सैटिस्फाइड नहीं हो पाया था। करीब रात के 4 बजे दक्ष नव्या को छोड़ उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 10 बजे नव्या की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है और उसे अपने सामने दक्ष का हैंडसम फेस नजर आता है। दक्ष नव्या के सीने पर अपना सिर रख बड़े आराम से सो रहा था, जिसे देखते ही नव्या उसे एकटक देखने लगती है। अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी नव्या को कल रात उसके और दक्ष के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब भी याद आने लगता है। वो सब याद आते ही नव्या की आंखें हैरानी से फैल जाती है। नव्या मन में ओ गॉड, ये क्या हो गया कल रात? मैं ऐसे कैसे दक्ष के साथ ये सब कर सकती हूँ? वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? शीट! इतना कहकर नव्या फटाफट दक्ष को खुद से दूर कर खुद ब्लैंकेट ओढ़कर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र दक्ष की बॉडी पर चली जाती है, जो ब्लैंकेट हटने की वजह से दिख रही थी। उसकी बॉडी देखते ही नव्या शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष की बॉडी पर हर जगह बाइट मार्क्स थे, जो नव्या के दिए हुए था। यही सब देख नव्या के गाल लाल हो जाते हैं। तभी दक्ष की नींद खुल जाती है और वो खुद को इस हालत में देख थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी नज़र नव्या पर जाती है, जो अपने चेहरे पर अपना हाथ रख बैठी हुई थी। तभी नव्या भी अपना हाथ हटा लेती है और वैसे ही उसकी नज़रें दक्ष से जा मिलती है, जो उसे ही बड़े गौर से देख रहा था। दक्ष को नज़रें खुद पर महसूस होते ही नव्या शर्म से पानी पानी हो रही थी। नव्या झट से बिना दक्ष से कुछ कहे ब्लैंकेट ओढ़कर बाथरूम में भाग जाती है। उसे इस तरह भागता देख दक्ष के फेस पर स्माइल आ जाती है। नव्या बाथरूम में घुस लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगती है। नव्या बाथरूम के मिरर के सामने जाकर अपना ब्लैंकेट निकाल देती है और अपनी बॉडी देखने लगती है, जहां दक्ष के दिए लव बाइट्स थे, जो पूरी तरीके से लाल हो गए थे। ये निशान देख नव्या को फिर से कल रात की सारी बातें याद आने लगती है और फिर से उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। दक्ष बेड पर से उठकर अपने कपड़े पहनकर एक नज़र बाथरूम के गेट को देख सीधा कमरे से बाहर निकल जाता है और सीधा अपने जिम की तरफ चला जाता है।
दक्ष के जाने के बाद नव्या हल्का सा गेट खोल कमरे में देखने लगती है। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि दक्ष कमरे में नहीं है तो वो फटाफट बाहर निकल क्लोजेट रूम में जाकर जहां दक्ष के कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि ये कमरा उनका बेडरूम नहीं था, जिस वजह से यहाँ सिर्फ दक्ष के कुछ कपड़े थे। नव्या उन्हीं में से एक वाइट शर्ट निकाल कर पहन लेती है और सीधा उस कमरे से निकल अपने कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही नव्या को कल का हादसा याद आने लगता है, जिसे एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर नव्या खुद को संभाल कर क्लोजेट रूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगती है। नव्या ने ब्लू शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद नव्या सीधा किचन में चली जाती है ताकि उसे दक्ष का सामना न करना पड़े। कल रात के बाद नव्या दक्ष का सामना नहीं करना चाहती थी। वही नव्या के जाने के बाद दक्ष जिम कर अपने कमरे में आता है और एक नज़र पूरे कमरे को देख बाथरूम में घुस जाता है। दक्ष बाथ लेकर अपने कपड़े पहनकर सीधा डाइनिंग हॉल में पहुंच जाता है। उसकी नज़रें नव्या की ढूंढ रही थी, पर उसे वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि नव्या दक्ष का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो किचन में कुछ न कुछ काम किए जा रही थी। वही डाइनिंग टेबल पर मरिया आंटी दक्ष को ब्रेकफास्ट सर्व करती है और दक्ष भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो नव्या की हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो उसे इस सिचुएशन से निकलने का मौका देना चाहता था। दक्ष के जाते ही नव्या एक राहत की सांस लेती है और फिर से अपने कमरे में चली जाती है। वही दूसरी तरफ दक्ष विला से निकल सीधा एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता है, जो मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर था। वहां एक कॉटेज बना हुआ था, जहां किसी की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। दक्ष अपनी कार से उतर सीधा उस कॉटेज के अंदर चला जाता है। अंदर आर्यन अधमरी सी हालत में जमीन के एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके सिर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी, साथ ही उसके शरीर पर गरम रोड मरने के निशान थे, जिस पर अभी नमक और मिर्च का पानी गिर रहा था, जिस वजह से आर्यन की चीखें गूंज रही थी। आर्यन की ये हालत देख दक्ष डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अंडस्को तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम अपने माँ बाप को कोसोगे कि उन्होंने तुझे पैदा ही क्यों किया। इतना कहकर दक्ष वहां पड़ी एक चेयर पर बैठ जाता है। आर्यन से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो तो बस चीख रहा था। तभी दक्ष अपने हाथों का इशारा कर जलाल को पानी रोकने के लिए कहता है, जो आर्यन के जख्म पर पड़ रहे थे। दक्ष का इशारा पाकर जलाल पानी बंद करवा देता है। फिर जलाल आर्यन के घसीटते हुए दक्ष के पैरों के पास फेंक देता है। दक्ष आर्यन के चेहरे पर अपनी लात रख उसे रगड़ते हुए कहता है, अंडस्को मेरी बीबी को छूकर तूने अच्छा नहीं किया। अब तुझे मैं इतना तड़पाऊंगा कि तू मेरे सामने मरने की भीख मांगेगा। आर्यन अपनी सारी हिम्मत जुटाकर अपने लड़खड़ाते आवाज में कहता है, अंडस्को मार दो मुझे, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे दिल में नव्या रहेगी, और अगर मैं बच गया तो विश्वास करो जो काम कल अधूरा रह गया वो पूरा कर दूंगा। वैसे चाहे कुछ भी कहो, नव्या का बदन, उसके रसीले होंठ, उसके ब्रे। आर्यन ने इतना ही कहा था कि तभी दक्ष उसके मुंह पर एक खींचकर लात मरता है, जिसे आर्यन के मुंह से खून बहने लगता है, साथ ही उसके 4 दांत टूटकर गिर जाते हैं। उसके बावजूद आर्यन अपनी गंदी हंसी हंसते हुए दक्ष को देखने लगता है, जिसके माथे की नसें उभर आई थी। दक्ष का चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। आर्यन अपने मुंह का खून साफ करते हुए दक्ष को देखने लगता है। दक्ष जलाल से सर्द आवाज में, अंडस्को कट। दक्ष की बात सुन जलाल जल्दी से एक कटर जिसे बहुत आसान से कुछ भी काट जाए वो लाकर दक्ष को दे देता है। दक्ष आर्यन के सामने पंजे के बल बैठ जाता है और जलाल को कुछ इशारा करता है। दक्ष का इशारा समझ जलाल आर्यन की पैंट उतार कर फेंक देता है, जिसे आर्यन की आंखें फैल जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि दक्ष उसके साथ क्या करने वाला है। आर्यन एक नज़र दक्ष को देखता है, जो डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था, जिसे देख आर्यन और भी ज्यादा डर जाता है और अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए पीछे घसीटने लगता है, जिसके साथ ही दक्ष की स्माइल और अजीब लगने लगती है। ... दक्ष आर्यन के सामने पंजे के बल बैठ जाता है और जलाल को कुछ इशारा करता है। दक्ष का इशारा समझ जलाल आर्यन की पैंट उतार कर फेंक देता है, जिसे आर्यन की आंखें फैल जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था
कि दक्ष उसके साथ क्या करने वाला है। आर्यन एक नज़र दक्ष को देखता है जो डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था, जिसे देख आर्यन और भी ज्यादा डर जाता है और अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए पीछे घसीटने लगता है, जिसके साथ ही दक्ष की स्माइल और अजीब लगने लगती है। जलाल पीछे से आकर आर्यन को कसकर पकड़ लेता है, जिस वजह से आर्यन हिल ना पाए। दक्ष आगे बढ़कर आर्यन के मैन पार्ट पर वो कटर रख देता है और डेविल स्माइल लिए आर्यन को देखने लगता है। वही आर्यन की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। दक्ष एविल स्माइल करते हुए अंडस को बहुत शौक है ना अपनी मर्दानगी दिखाने का। आज तुम्हारा वो शौक भी पूरा कर दिए देते हैं। तेरी वजह से मेरी बीवी की आंखों में आंसू आए, उसे मेंटली फिजिकली ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। इतना कहते ही दक्ष अपने हाथ में पड़ा कटर चला देता है, जिसके साथ ही पूरे कॉटेज में आर्यन की एक जोरदार चीख गूंज जाती है और वो वही बेहोश हो जाता है। दक्ष अपनी जगह से उठकर टॉवल से अपना हाथ पोंछकर गुस्से में आर्यन की देखते हुए जलाल से कहता है, अंडस को हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे, और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए। उसके बाद फिर से इसे इतना तड़पाओ कि ये मरने के भीख मांगे। इतना कहकर दक्ष अपने गॉगल्स पहनकर वहां से निकल जाता है। रात का समय, दक्ष का विला। नव्या अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। अभी भी उसके मन में कल रात की सारी बातें चल रही थी। नव्या अपने आप से अंडस को दक्ष के आने का वक्त हो गया है, अब मैं क्या करूं, मैं उसका सामना नहीं करना चाहती। तभी नव्या के मन में एक आइडिया आता है। वो फटाक से बेड पर लेटकर ब्लैंकेट से खुद को अच्छे से कवर करते हुए कहती है, अंडस को दक्ष के आने से पहले मैं सो जाती हूँ तो मुझे उसका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर नव्या बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद नव्या बार बार करवट बदल रही थी, पर उसको नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसके कानों में कार के रुकने की आवाज़ आती है, जिसे नव्या समझ जाती है कि दक्ष विला आ चुका है। तो नव्या पूरा ब्लैंकेट अपने पर डाल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दक्ष विला में आकर एक नज़र पूरे हॉल में डालता है, पर उसे नव्या कहीं नहीं दिखती। दक्ष मरिया आंटी से अंडस को बीवी कहा है। मरिया आंटी अपना सिर झुकाकर अंडस को, सर मैडम तो अपना डिनर कर सोने चली गई हैं। दक्ष उनकी बातें सुन सीधा अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। कमरे में जाते ही दक्ष की नज़र बेड पर पड़ती है, जिसमें नव्या पूरा ब्लैंकेट अपने सर पर से डालकर सोने का नाटक कर रही थी। दक्ष नव्या को देख सीधा बाथरूम में घुस जाता है। वही नव्या अपनी आंखें कसकर बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे बाथरूम के दरवाजा बंद करने की आवाज़ आती है, जिसे सुन नव्या हल्के से ब्लैंकेट हटाकर देखती है और एक राहत की सांस लेती है। थोड़ी देर बाद दक्ष बाथ लेकर सिर्फ एक टॉवल अपनी कमर पर लपेटकर बाथरूम से बाहर निकल कर आता है और सीधा बेड पर जाकर बैठ जाता है। दक्ष नव्या को देखे केवल स्माइल करता है और अपना टॉवल अपनी कमर से हटाकर उसी ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है और कसकर नव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। दक्ष के शरीर की ठंडक महसूस होते हुए नव्या जो सोने का नाटक कर रही थी, उसकी सांसें भारी होने लगती है। दक्ष को अच्छे से मालूम था कि नव्या सोने का नाटक कर रही है, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। दक्ष नव्या को अपनी तरफ पलटकर उसके कमर पर अपने हाथ रख देता है और उसे सहलाने लगता है। धीरे धीरे दक्ष नव्या की शर्ट का बटन खोलने लगता है। कुछ ही पलों में दक्ष ने नव्या की शर्ट उसके बदन से अलग कर देता है। नव्या की ऊपर बॉडी पर अब कोई कपड़ा नहीं था, पर नव्या बहुत मजबूर थी, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी। नव्या की हालत बहुत खराब हो रही थी। तभी दक्ष नव्या को उठता देख उसका हाथ पकड़ कुछ करने लगता है। नव्या को अपने हाथ पर जब कुछ अजीब महसूस होता है तो पहले तो वो समझ नहीं पाती वो क्या है, पर जैसे ही नव्या को उस चीज़ का एहसास होता है, वैसे ही नव्या झट से अपना हाथ पीछे कर अपनी आंखें खोल दक्ष को देखने लगती है, जो डेविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। नव्या दक्ष को देख झट से उठकर बैठ जाती है। नव्या दक्ष से गुस्से में, अंडस को ये क्या कर रहे थे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं सो रही हूँ और तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। त्या की नज़र दक्ष पर जाती है, जिसकी नज़रें कहीं और ही बड़ी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। नव्या उसकी नज़रें फॉलो करती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। नव्या तुरंत अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और दक्ष को गुस्से में घूरने लगती है।
दक्ष नव्या को लिटा उसके ऊपर आकर अंडस को, जब कल तुम मेरा फायदा उठा रही थी तब कुछ नहीं, और आज मैंने वही कर दिया तो तुम इतना क्यों भड़क रही हो। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष झुककर नव्या के आंखों पर किस कर लेता है। दक्ष नव्या के हाथों को अपने हाथों में उलझाकर, अंडस को कल रात तो तुम काफी बोल्ड थी, आज क्या हुआ, इतना क्यों शर्मा रही हो बीवी। कल रात तो तुम कितनी वाइल्ड थी, तुमने कितना फायदा उठाया मेरा, मुझे हर जगह किस और बाइट की, और उसके बाद मेरे ऊपर बैठकर। दक्ष ने इतना ही कहा था कि तभी नव्या दक्ष के गले लग अंडस को, शुश प्लीज चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती, मुझे शर्म आ रही है। दक्ष नव्या के बालों में अपना हाथ चलाते हुए, अंडस को इसमें शर्म आने जैसी क्या बात है बीवी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझ पर हक है तुम्हारा, मेरे साथ तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इतना कहकर दक्ष नव्या को खुद से अलग कर वापस से उसका सिर बेड पर रख देता है। नव्या अभी भी अपनी पलकें झुकाए हुए थी। नव्या वैसे ही अंडस को कल के लिए सॉरी, पता नहीं कल क्या हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैंने वो सब इंटेंशनली नहीं किया था। दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। नव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। करीब 10 मिनट बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ उसके कान के पास जाकर कहता है, अंडस को जो कुछ भी हमारे बीच कल हुआ वो पहले भी बहुत बार हो चुका है, बस कल फर्क इतना था कि कल जो कुछ भी हुआ वो तुमने अपनी मर्जी से किया, एंड ट्रस्ट मी, कल से पहले मैंने इतना प्लेजर कभी महसूस नहीं किया। कल मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, पर तुमने वो सब कर मेरा मूड बिल्कुल ठीक कर दिया, तो उसके लिए तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, कल की इतनी खूबसूरत रात के लिए। आई लव यू बीवी। इतना कहकर दक्ष नव्या के लिप पर हल्की सी किस कर उसके साइड में लेट जाता है और उसे हक कर लेता है, और अपने हाथ नव्या के कमर पर रख उसे सहलाने लगता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दक्ष के मुंह से आई लव यू सुन नव्या शॉक्ड हो जाती है और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं। पर कहीं ना कहीं दक्ष की बात सुन नव्या के फेस पर भी एक स्माइल आ गई थी। वो कुछ पल सोते हुए दक्ष को देखती है, फिर अपनी भी आंखें बंद कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्ष ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुका था। वही नव्या अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी थी और अपने आप को बड़े ध्यान से मिरर में देख रही थी। नव्या खुद के मिरर में देखते हुए अंडस को आखिरकार वो हो ही गया महादेव जी में नहीं चाहती थी। बहुत कोशिश की अपने दिल को मनाने की कि जो चल रहा है वो गलत है, पर मैं उसे समझा नहीं पाई। पता ही नहीं चला किस वक्त किस पल में दक्ष से प्यार करने लगी। दक्ष के लिए मेरी नफरत कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे कल रात दक्ष की बातें सुन एहसास हुआ कि मैं दक्ष से प्यार करने लगी हूँ, और अब मैं उसे खुद अपने दिल का हाल बताना चाहती हूँ, जो आज रात में उसे कह दूंगी कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। ... 9191350 फर्नीचर बूढ़ी बड़ी रात का वक्त। दक्ष और नव्या का कमरा। दक्ष कमरे में जैसे ही एंटर करता है वो देखता है कि पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। दक्ष आगे बढ़कर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ जाता है, पर उससे पहले ही कोई रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। दक्ष पलटकर अंडस को बीवी आर यू देयर, तभी अचानक उस कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती है। पूरा कमरा रेड रोजेस से सजाया हुआ था, येलो डीम लाइट्स और कुछ कैंडल्स। पूरा कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। दक्ष पूरे कमरे में अपनी नजरें चलाते हुए अंडस को बीवी वेयर आर यू, आई एम हियर हबी। दक्ष आवाज सुनकर पीछे पलटता है और उसका मुंह हैरानी से फैल जाता है। नव्या क्लोजेट रूम के सामने वाइट नेट की साड़ी पहने खड़ी हुई थी। वो बहुत हॉट और सेक्सी लग रही थी। उसने अपना गेटअप बोल्ड किया हुआ था। उसका पूरा ब्लाउज सिर्फ एक पतली सी स्ट्रिप पर डिपेंड था और उसका नेक बहुत डीप था, जिस वजह से उसके क्लीवेज थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे। तभी गाना प्ले होता है, ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में बसा छुपा लूंगा। नव्या धीरे कदमों से दक्ष के पास जाकर उसका खुला हुआ मुंह बंद कर उसके गोल गोल घूमने लगता है। तेरे दिल से ऐ दिलबर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहों मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में बसा लूंगा। नव्या दक्ष का हाथ पकड़ उसे बाथरूम में ले जाती है और शॉवर ऑन कर देती है। दोनों पर शॉवर का ठंडा पानी पड़ रहा था।
पर दक्ष के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी नव्या को ऐसे देख। नव्या आगे बाद अपने होंठ दक्ष के गाल पर रख उसे सक करने लगती है। साथ ही नव्या दक्ष की शर्ट की बटन खोल उसे उतार कर फेंक देती है। धीमी धीमी आग से शोला भड़काया है। दूर से तुमने इस दिल को कितना तड़पाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में बसा लूंगा। नव्या की सारी पानी पड़ने की वजह से पूरी तरह से उसके बदन से चिपक गई थी, जिसमें उसकी बॉडी काफी हद तक रिवील हो रही थी। नव्या आगे का स्टेप करते हुए दक्ष का हाथ पकड़ अपने गले से ले जाते हुए अपने क्लीवेज के बीच से ले जाकर अपने कमर पर रख देती है। दक्ष आगे बढ़ते हुए नव्या को अपनी बाहों में भर बिना एक पल गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के सारे कांटे दूर कर देंगे। जाने मन तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में बसा लूंगा। दक्ष और नव्या अभी भी एक दूसरे को पैशन के साथ किस कर रहे थे। तभी नव्या अपने पर दक्ष की कमर पर लपेट लेती है। दक्ष नव्या को अच्छे से पकड़ उसे किस करते करते कमरे में लेकर आ जाता है और बैग पर लिटा खुद उसके ऊपर आ जाता है। नव्या दक्ष को पलट उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे मानो वो दिनों बरसों से प्यासे हो। करीब 1 घंटे बाद दक्ष और नव्या एक दूसरे को छोड़ते हैं और दोनों बेड पर सीधा लेटकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। साथ ही दक्ष की नजरें नव्या की भीगी बॉडी को बड़े ध्यान से देख रही थी। दक्ष नव्या के ऊपर आकर उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, अंडस्को क्या बात है बीवी, आज इतनी बोल्ड और सेक्सी लग रही हो। नव्या दक्ष के गले पर अपनी बाहें डालकर, अंडस्को क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? दक्ष एविल स्माइल करते हुए, अंडस्को आई लव्ड इट बीवी, पर इसकी कोई खास वजह, कहते हुए दक्ष नव्या के ईयर पर बाइट कर लेता है, जिसे नव्या के मुंह से आह निकल जाती है। नव्या दक्ष के गाल पर बाइट कर उसके कान में धीरे से कहती है, अंडस्को खास वजह है, बहुत खास है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हबी। दक्ष अपनी भौएं उठाते हुए, अंडस्को आर यू प्रेग्नेंट बीवी? दक्ष की बात सुन नव्या उसे गुस्से में और हैरानी में घूरने लगती है। दक्ष नव्या को घूरता देख, अंडस्को वॉट? नव्या गुस्से में दक्ष से, अंडस्को तुमने तो पूरा मेरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। दक्ष नव्या से, अंडस्को मैंने क्या किया बीवी? नव्या मुंह बनाते हुए, अंडस्को जब मैंने तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहा था तब तुम्हें कहना चाहिए था कि क्यों, पर तुमने क्या कहा कि बीवी तुम प्रेग्नेंट हो। दक्ष नव्या के बाल को शुकते हुए, अंडस्को तो क्या कहना चाहिए था बीवी? जो कहना है साफ साफ कहो, तुम्हें पता है मुझे बातें गोल गोल घुमाने की आदत नहीं है। नव्या मुंह फुलाते हुए, अंडस्को तुम भी ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। तुमने वो मूवी नहीं देखी KGF? उसमें हीरो अपनी हीरोइन से ऐसे ही प्यार का इजहार करता है, पर तुम कैसे देखोगे ये सब? तुम में ना वो बात ही नहीं है। उठो मुझ पर से, तुमने मेरा पूरा मूड स्पॉइल कर दिया, मुझे अब कुछ नहीं करना। इतना कहकर नव्या दक्ष को अपने ऊपर से हटाने लगती है। वही दक्ष नव्या की पूरी बात सुन हैरान में नव्या को देखने लगता है। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे बेड में दबाते हुए, अंडस्को क्या कहा तुमने? प्यार का इजहार? नव्या अपना हाथ छुड़वाते हुए, अंडस्को छोड़ो मुझे, मुझे कुछ नहीं कहना। दक्ष थोड़ा तेज आवाज में, अंडस्को बीवी, मैंने पूछा क्या कहा तुमने? दक्ष की तेज आवाज सुन नव्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है और साथ ही उसके आंखों से एक कतरा आंसू बहकर गिर जाता है। दक्ष नव्या के आंसू देख थोड़ा सॉफ्ट होकर उसके आंसू पोंछ उसका गाल पकड़कर, अंडस्को शुश बीवी डोंट क्राई, मैंने बस इतना पूछा क्या कहा तुमने? नव्या रोटेलू आवाज में, अंडस्को तुम बहुत बुरे हो, जब देखो मुझे चिल्लाते रहते हो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की, इतनी तैयारी की, खुद भी इतना तैयार हुए और तुम न मुझे डांट रहे हो। अब मैं तुम्हें आई लव यू नहीं बोलूंगी। नव्या के मुंह से ये वर्ड सुन दक्ष के फेस पर एक मुस्कान आ जाती है और वो बिना एक पल गवाए नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। नव्या अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, पर दक्ष के आगे उसे हार माननी पड़ती है। करीब 10 मिनट बाद दक्ष नव्या के होंठों को छोड़ देता है। नव्या दक्ष को गुस्से में घूरने लगती है। दक्ष नव्या के कान में धीरे से, अंडस्को आई लव यू टू बीवी, इतना कहकर दक्ष नव्या के कान पर बाइट कर लेता है। नव्या दक्ष को घूरते हुए, अंडस्को बट मैंने तुम्हें आई लव यू नहीं कहा। दक्ष नव्या के लिप को सककर, अंडस्को अभी तो कहा आई लव यू। नव्या दक्ष से, अंडस्को नो नो
मैंने नहीं। नव्या ने इतना ही कहा था कि तभी दक्ष नव्या के होंठों पर अपने हाथ रख अंडरस्कोर शुश। आज कोई लड़ाई नहीं, आज वो रात है जिसका मैंने बहुत वक्त से इंतजार किया है। डोंट स्पॉइल इट। दक्ष की बात सुन नव्या शांत हो जाती है और एक तक दक्ष को देखने लगती है। अगले ही पल नव्या दक्ष के आंखों पर अपने हाथ रख अंडरस्कोर आई लव यू। दक्ष, पता नहीं कब, कैसे, किस तरह हुआ, बस अपने आप हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि ये ना हो, पर हो गया। मुझे देवल से प्यार। आई लव योर दक्ष। पूरी जिंदगी गुजारनी है अब तुम्हारे साथ। इतना कहकर नव्या दक्ष की आंखों से अपने हाथ हटा लेती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो झुककर नव्या के गाल पर किस कर देता है, जो इस वक्त बिल्कुल गुलाबी थे। कुछ वक्त बाद उस कमरे में नव्या की सिसकियां गूंजने लगती है। आज दक्ष और नव्या एक दूसरे के एहसास में पूरी तरह से खो गए थे। पूरी रात दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। सुबह 5 बजे दक्ष नव्या के होंठों को अपने आगोश में लेकर उन्हें चूम रहा था। नव्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दक्ष नव्या ने से बाहर निकल उसके बगल में लेट जाता है और दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। दक्ष नव्या को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। नव्या भी काफी थक गई थी, इसलिए वो भी नींद के आगोश में चली जाती है। नेक्स्ट आफ्टरनून नव्या और दक्ष बाथरूम में साथ में शॉवर ले रहे थे। अभी भी दक्ष नव्या को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वही नव्या अब काफी थक चुकी थी। कुछ देर बाद दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में लेकर आता है और उसे बेड पर बैठाकर खुद क्लोजेट रूम में चला जाता है। नव्या ने इस वक्त सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। दक्ष अपने कपड़े पहनकर बाहर आता है। दक्ष बाहर आकर देखता है कि नव्या वैसे ही बाथरोब पहने हुए बेड पर सो गई थी। नव्या को सोते देख दक्ष के फेस पर स्माइल आ जाती है। दक्ष नव्या के पास जाकर उसे अपने साथ लाए हुए व्हाइट शर्ट पहनाकर उसे अच्छे से बेड पर लिटा ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर खुद वही सोफे में बैठकर अपना काम करने लगता है। आज दक्ष ऑफिस नहीं गया था, इसलिए घर से काम करने लगता है। शाम 5 बजे नव्या की नींद खुलती है और वो कमरे में खुद को अकेला पाती है। नव्या बेड से उठकर अपने कपड़े पहनकर नीचे हॉल में चली जाती है, जहां सोफे पर दक्ष, काव्या और विवान बैठे कुछ बातें कर रहे थे। विवान और काव्या को वहां देख नव्या बहुत खुश हो जाती है। तभी काव्या की नज़र भी नव्या पर पड़ती है और वो भागते हुए जाकर नव्या के गले लग जाती है। नव्या भी कसकर काव्या को अपने गले से लगा लेती है। तभी नव्या को महसूस होता है कि काव्या सिसक रही है। नव्या काव्या को खुद से दूर कर उसका चेहरा देखने लगती है। काव्या रो रही थी। नव्या काव्या को शांत करते हुए अंडरस्को काव्या, तुम रो क्यों रही हो? काव्या रोते हुए अंडरस्को नव्या, आई एम सॉरी, हमें तुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर हम नहीं जाते तो वो सब नहीं होता जो हुआ तेरे साथ। वो आर्यन कभी यहाँ नहीं आ पाता। इतना सब कहते हुए काव्या सिसकने लगती है। तभी दक्ष आकर काव्या को अपने गले लगाकर कहता है, अंडरस्को शुश, तुम्हारी दी बहुत स्ट्रांग है, उसे किसी की जरूरत नहीं है अपनी हेल्प के लिए। तो तुम खुद को ब्लेम मत करो। जो होना था वो हो गया। जिसकी गलती थी उसे सजा मिल गए। अब तुम खुद को ब्लेम नहीं करोगी। काव्या दक्ष से दूर होकर थोड़ा शांत होकर अंडरस्को, थैंक यू जीजू, मेरी दी का इतना ख्याल रखने के लिए। तभी विवान भी नव्या के गले लग उसे मिलता है। फिर चारों सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। दक्ष विवान को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ विवान अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद ही दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है, जिसे काव्या और नव्या नोटिस नहीं कर पाती। उसके बाद रात में सब साथ में डिनर कर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ... 919-1351 फर्नीचर बुड्डी। नेक्स्ट मॉर्निंग दक्ष मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट कर रहा था। दक्ष शर्टलेस मिरर के सामने खड़ा था। तभी नव्या बाथरोब पहन कर कमरे में आती है और उसकी नज़र दक्ष पर पड़ती है। दक्ष को देखते ही नव्या उसे आंखें फाड़े घूरने लगती है। दक्ष बिना शर्ट के काफी हॉट लग रहा था। दक्ष नव्या को मिरर में खुद को ऐसे घूरता देख एविल स्माइल करता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। दक्ष नव्या के करीब जाकर उसकी कमर पकड़ अपने करीब खींच लेता है। नव्या भी दक्ष की बाहों में चली जाती है। दक्ष नव्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, अंडरस्को क्या बात है बीवी, सुबह सुबह मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नव्या दक्ष के गले में अपनी बाहें डाल, अंडरस्को मेरा पति,
मेरा जब मन करेगा मैं तब उसे देखूंगी। दक्ष डेविल स्माइल करते हुए अंडस तो बीवी अच्छे से देखो ना। ऐसा कहकर दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और बैग की तरफ बढ़ जाता है। नव्या हैरानी में दक्ष को देखने लगती है। दक्ष नव्या को बेड पर लिटा खुद खड़ा होकर अपनी पैंट खोलने लगता है, जिसे देखते ही नव्या अपनी नजरें फेर लेती है। दक्ष एविल स्माइल करते हुए नव्या के ऊपर आ जाता है और उसका फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, अंडस को अब तक तो हक की बात कर रही थी बीवी, अब क्या हुआ, नजरें क्यों चुरा रही हो, देखो मुझे, आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। इतना कहकर दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। नव्या भी धीरे धीरे दक्ष का साथ देने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था। वही नव्या की सिसकियां निकलने लगी थी। पूरे कमरे में उनकी आवाजें गूंजने लगती है। 2 घंटे तक एक दूसरे को प्यार करने के बाद दक्ष नव्या को छोड़ देता है और अपने कपड़े पहनकर नव्या की गुड बाय किस कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही नव्या दक्ष के जाने के बाद थकी होने की वजह से फिर से सो जाती है। इवनिंग, नव्या का कमरा। काव्या और नव्या कमरे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। नव्या काव्या को अपने और दक्ष के बारे में सब बता रही थी कि कैसे उसने अपने दिल की बात दक्ष को बताई। वही काव्या ये सब बड़े गौर से सुन रही थी। नव्या की पूरी बात सुन काव्या एक्साइट होके कहती है, अंडस को ओ वाओ, इसका मतलब अब तेरे और जीजू के बीच सब सही हो गया, तूने जीजू को अपना लिया, जैसे वो है। काव्या की बात बीच में काटते हुए नव्या कहती है, अंडस को बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ दक्ष को अपनाया है, उसके प्रोफेशन को नहीं। काव्या नव्या को देखते हुए, अंडस को दोनों में डिफरेंस क्या है। नव्या काव्या से, अंडस को दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं दक्ष से प्यार कर सकती हूँ क्योंकि मेरे दिल पर मेरा जोर नहीं है, पर मेरे दिमाग पर मेरा पूरा जोर है और मैं उनमें से हूँ जो दिल से पहले दिमाग की सुनते हैं। काव्या कंफ्यूजन से, अंडस को नव्या तू कहना क्या चाहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है दिल दिमाग, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। नव्या थोड़ा सीरियस होकर, अंडस को बात एकदम सिंपल है काव्या, अगर फ्यूचर में मुझे मेरे दिल और दिमाग में से किसी की सुननी होगी तो मैं अपने दिमाग की सुनूंगी, ना कि मेरे दिल के। इसका सीधा मतलब ये है कि मैं अपने प्यार और फर्ज में अपने फर्ज को चुनूंगी। इतना कहकर नव्या चुप हो जाती है। काव्या हैरानी से, अंडस को पर तूने तो अपनी नौकरी छोड़ दी है ना। नव्या काव्या से, अंडस को नहीं, मैं अपने उस सपने को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती जिसे मेरे पापा ने मेरे लिए देखा है, जिस सपने को देखते देखते मेरा पूरा बचपन बीता है, कैसे छोड़ दूँ उसे इतनी आसानी से। काव्या नव्या से, अंडस को पर तू उस दिन फिर हेडक्वार्टर क्यों गई थी। नव्या झट से, अंडस को मैंने उन्हें अपने और दक्ष के बारे में सब बता दिया है और वो ये चाहते हैं मैं इन सब के बाद जॉब ना कंटिन्यू करूं, जिस वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया है, पर उसके बाद भी मैं दक्ष को सुधारना चाहती हूँ। मैं उसे समझा बुझा कर इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से निकलना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे दिल के नहीं दिमाग की जरूरत है, और दक्ष को इस अंधेरे से निकलने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी, बस उसे इस दलदल से निकाल के रहूँगी। काव्या नव्या से, अंडस को मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही, पर मैं इतना समझ गई हूँ कि तू जीजू के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी और उन्हें इस गंदगी से बाहर निकलेगी, और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि ये काम तू कर सकती है। काव्या की बात सुन नव्या कुछ सोचते हुए मुस्कुरा देती है। काव्या और विवान का कमरा। विवान और काव्या बेड पर लेटे हुए थे, दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। विवान काव्या की कमर सहलाते हुए, अंडस को आज मैं बहुत खुश हूँ, भाई और भाभी के बीच सब कुछ ठीक हो गया। काव्या विवान के सीने पर अपना सिर रख, अंडस को हम विवान में भी बहुत खुश हूँ। फाइनली नव्या ने अपने दिल की बात सुनी और वक्त रहते उसने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली। विवान काव्या के ऊपर आते हुए, अंडस को चलो अब उनका रोमांस तो हो गया, अब हमारी बारी। इतना कहकर विवान काव्या के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वही एक बार में आलोक और प्रिया बार काउंटर पर बैठकर पैक पिए जा रहे थे। आलोक प्रिया से, अंडस को प्रिया हमें कैसे भी करके दक्ष और विवान से उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लेने होंगे, मुझे किसी भी कीमत पर वो पैसे चाहिए। एक तो मेरा वो बूढ़ा बाप सारी जायदाद अपने उस बेटे के बच्चों के नाम कर गया जो इस दुनिया में था ही नहीं। प्रिया गुस्से में, अंडस को उस आदमी के दोनों बच्चों को हमने पाला ताकि हमें प्रॉपर्टी मिल सके, पर क्या हुआ, हमें वो भी नहीं मिल पा रही अभी। आलोक जी पैक मरते हुए, अंडस को अब खेल आमने सामने होगा, अब कुछ बड़ा होगा।
और मैं ये प्रॉपर्टी लेकर रहूंगा, क्योंकि हुक्म का इक्का अभी भी मेरे पास है। इतना कहकर प्रिया और आलोक देविल स्माइल करने लगते हैं। डॉट 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 डॉट